वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट सीरीज गाइस। आज हम कंप्लीट HTML को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जो भी प्रैक्टिस ऑन द स्क्रीन करेंगे वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, वो प्रोवाइड कर रहा हूं। आप उसको डाउनलोड करके सेल्फ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली कि जब भी हम कोई भी वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ टूल्स रिक्वायर होते हैं जहां पर हम अपने कोड को राइट आउट टूल चाहिए, जिसमें जहां पर हमें कोड अपना लिखना है HTML का। तो उसके लिए आप सिंपल गूगल को ओपन कीजिए और यहाँ पर लिखिए टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर लिखने के बाद आप इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाती है टेक्स्ट एडिटर की। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबलाइम यूज़ करना चाहते हैं, आप नोट प्लस प्लस यूज़ करना चाहते हैं, आप विम यूज़ करना चाहते हैं, आप इवन के नोट पैड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड। तो VS कोड लिखने के बाद आप प्रेस करेंगे अपने गूगल में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट जो कि code.visualstudio.com के नाम से है, इस पर आपने क्लिक करना है। याद रखिएगा आपने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, यहाँ पर कोड का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सिंपली आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड फॉर विंडो, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मैक के लिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको ये आपको डाउनलोडिंग नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो डाउनलोड होने के बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम में या जहाँ भी आपने इसको सेव किया होगा डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये इसका आइकॉन मिलेगा। इस पर आप राइट क्लिक करें और इसको ओपन करें और इसको आप इंस्टॉल करें। एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट 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 एंड ऑनवर्ड नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास आप यहाँ पे इसको सर्च बार में भी विजुअल स्टूडियो से सर्च कर सकते हैं और आपका डेस्कटॉप पर भी इसकी शॉट मिल जाएगी। तो ये हमारे पास है जी हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, जहाँ पर हम अपना HTML कोड लिखें। सेकेंड थिंग, जो भी हम कोड लिखेंगे उसका हमें एक आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। तो आप कोई सा भी ब्राउज़र अपने PC में इंस्टॉल कर लें। मेरे पास गूगल क्रोम इंस्टॉल है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का जो न्यू ब्राउज़र है, एज है, फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बहरहाल मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है वो हमारे पास गूगल क्रोम ही है। अपनी एक डायरेक्टरी बनानी है, एक फोल्डर बनाना है जिसमें आज हम सारा कोड लिखेंगे। तो मैंने ये दिस PC में A+Ilm डाटा के नाम से लोकेशन है, इसके बाद वेब डेवलपमेंट के नाम से एक फ़ोल्डर है और इसके अंदर मैंने HTML का फोल्डर यहाँ पर रखा हुआ है। जो भी मैं कोड इस वीडियो में आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करूँगा उसका नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास HTML कोड है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने विजुअल स्टूडियो को पहले क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सो HTML पे राइट क्लिक करना है आपने अपने फोल्डर में। देखिए कोई भी फोल्डर का नेम रख लें। ये मैं चूँकि HTML आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसका नेम HTML रखा है। तो ओपन विद कोड आप इसको ओपन कर लें। तो हमारा जो विजुअल स्टूडियो है वो एक्चुअली हमें उस डायरेक्टरी पर लेके गया है जहाँ पर हमारे पास HTML का फोल्डर है। अगर आप अपनी लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर HTML लिखा हुआ है, दैट इज़ द फोल्डर जो कि हमारे पास हम जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो चूँकि अब हम HTML लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट वी मस्ट हैव टू नो व्हाट इज़ HTML इन वेब डेवलपमेंट। इसकी मैं आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वेबसाइट है A+Ilm.com। अब इस वेबसाइट में कौन सा पार्ट HTML है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में ये एक रिमूव CSS के नाम से एक्सटेंशन है, अगर आप चाहें तो अपने ब्राउज़र में कर सकते हैं। पर इसका पर्पज़ सिर्फ ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि इस वेबसाइट में हमारे पास HTML क्या है। तो यहाँ पर मैं CSS को डिसेबल कर देता हूँ, यानी कि मैं रिमूव कर देता हूँ CSS को। तो CSS को मैं जैसे रिमूव करके उसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो भी प्रीव्यू होगा ये सारे का सारा मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है जी HTML। तो HTML एक्चुअली क्या दिखा रहा होता है, किस टाइप का कंटेंट हम HTML में डिफाइन करते हैं। जितने भी हमारे पास टैग्स हैं, जितने भी हेडिंग्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, बॉक्स हैं, इनपुट्स हैं, लेबल्स हैं, अगर आप यहाँ पर ही देख लें ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर फर्दर लिस्ट है, तो नेस्टेड लिस्ट है, इसके बाद ये हेडिंग है, ये जो पैराग्राफ्स हैं, ये सारे कहाँ पर लिखते हैं जी हम अपने HTML में। और CSS इन्हीं चीज़ों को डिज़ाइन कर देता है,
इनको अरेंज कर देता है जी, लेफ्ट से मार्जिन कितना होना चाहिए, टॉप से मार्जिन कितना होना चाहिए, इसका डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए, इसका कलर किस तरह से होना चाहिए। तो जैसे CSS अप्लाई किया हमने देखा कि इसका वेब का पेज कुछ इस तरह से हमें अपीयर होता है। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हुई कि HTML एक्चुअली वेब डेवलपमेंट में क्या चीज़ है। अब हम फर्दर बात करते हैं कि HTML का फर्स्ट कोड हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए विजुअल स्टूडियो में हम वही फोल्डर पे हैं और यहाँ पर ये आप न्यू फाइल के नाम से आपके पास मौजूद है, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर लिखें first_html.html। अब इस नेम को ज़रा समझ लें, यहाँ पर फर्स्ट HTML जो है वो फाइल का नेम है, डॉट के बाद जो मैंने HTML लिखा है वो फाइल की एक्सटेंशन है जो कि ये बताती है कि फ़ाइल किस टाइप की है। क्योंकि हम HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो डेफिनेटली हमें फ़ाइल टाइप क्या रखना पड़ेगा, HTML रखना पड़ेगा। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब ये देखते हैं कि ये जो फाइल है ये कहाँ पर बनी। अब मैं वेब डेवलपमेंट के उस फोल्डर में HTML में वापस आऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं HTML फाइल है। अगर इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो यहाँ पर आपको इसकी एक्सटेंशन मिल जाती है। तो अगर आप इसको मैनुअली क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिटर में आप क्रिएट करें, जब उसको सेव करें तो आप .html के साथ उसे सेव करें। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमारी HTML फाइल है। देखिए ये मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन जो भी मोस्ट बिगिनर्स हैं मैं उनको ये सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लेबल किए हैं कि इस वीडियो में आप कहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप कोई भी चीज़ स्किप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप ये साथ साथ वीडियो को सुनेंगे तो उसमें ये होगा कि आपको कुछ नया सीखने को इसमें ज़रूर मिलेगा। तो ये हमारे पास हो गया जी हमारी फर्स्ट फाइल, फर्स्ट HTML फाइल। अब हमारे पास ये विजुअल स्टूडियो कोड है, इसमें हम फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं या सिंपल HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उसके लिए आपने शिफ्ट प्रेस करते हुए 1 को प्रेस करना है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो यहाँ पर आपने लगाना है। जैसे ही आप लगाते हैं तो आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमारे पास एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर है या सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है। इसमें हम एक एक चीज़ को रीड करते हैं कि इन लाइंस का क्या मतलब है। ये 2 लाइंस फिलहाल हमारे काम की नहीं है तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है टॉप पर जी डॉक टाइप। इसकी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी आप कोई भी वेब पेज लिखने जाते हैं या डॉक्यूमेंट जो भी आप लिखते हैं .html में, ये डॉक टाइप आप बताता है कि ये फाइल किस टाइप की है, यानी कि डिफाइन करता है कि डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में आपने लिखी हुई है। यहाँ पर HTML जो है वो HTML5 के लिए यूज़ होता है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको इसके लिए यहाँ पर W3 स्कूल की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTML डॉक टाइप यूज़ होता है 5 के लिए। 4.1 में हमारे पास जो डॉक टाइप यूज़ होता था वो ये था। तो ठीक है, तो ये हमारे पास डिक्लेरेशन है या डिफाइन किया जाता है टॉप पर कि हमारे पास डॉक्यूमेंट में HTML का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है। आप ये भी इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। तो सिंपली बहरहाल इस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। HTML डॉक टाइप में हम ये बताते हैं कि हमारी फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो HTML में 5 हम वर्जन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अगर हम यहाँ पर HTML लिख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास HTML टैग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब टैग क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको टैग क्या होता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लें। HTML है ये लैंग्वेज इंग्लिश लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आपकी HTML में जितने भी आप पैराग्राफ लिखेंगे, हेडिंग्स लिखेंगे, वो किस लैंग्वेज में होंगे वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी या उर्दू लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उर्दू के लिए आपको उर्दू टैक्स यूज़ करने हैं, हिंदी के लिए आपने हिंदी करने हैं, स्पेनिश के लिए आपने स्पेनिश जो है कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं, तो उसके लिए हमें फिर यहाँ पर मेंशन होता है किया जाता है। बहरहाल ये भी कोई बहुत से बड़ी लॉजिकल बात नहीं है जो आपको याद रखनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे बोलते हैं ISO लैंग्वेजेस, इनकी लिस्ट है। तो अगर आप यहाँ पर ये ISO कोड ये जो हर लैंग्वेज के लिए दिया हुआ है, अगर आप ये लिखेंगे तो वो उस लैंग्वेज को प्रेजेंट करता है। चलें जी, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हेड टैग है। हेड के अंदर अभी तक जो आपको याद रखना है HTML सीखते हुए वो ये है कि हम यहाँ पर एक टाइटल देते हैं। टाइटल जो कि हमारे पास ब्राउज़र के टैब पर हमें शो हो रहा होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट HTML और इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव के लिए हम ऑटो सेव सेलेक्ट करते हैं, फाइल में जाएं और यहाँ पर ऑटो सेव
क्लिक कर दें। मैं ये इसीलिए रिकमेंड करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि दूसरे एडिटर्स में आपको नहीं मिलते। तो यहाँ पर सेव करने के बाद मैं उस फाइल को अपने गूगल क्रोम में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये जो आपके पास टैब के ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट HTML, यही हमारे पास क्या है, हमारा टाइटल है, जो कि हम हेड सेक्शन के अंदर या हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी बॉडी। देखिए बॉडी वो कंटेनर है या वह बॉडी वो सेक्शन है जहां पर मुकम्मल HTML का कोड लिखा जाता है। जितनी भी आपके पास वेब पेज में जो भी चीज़ होती है हमारे पास, लाइक एज बॉडी के अंदर हमारे पास आ सकता है हेडिंग्स, आ सकती हैं पैराग्राफ्स, आ सकते हैं इमेजेस, आ सकती हैं हाइपरलिंक्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, लिस्ट होती हैं। ये सारी की सारी हम कहाँ पर डिफाइन करते हैं, बॉडी के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज HTML एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैं एक P लिखता हूँ और P लिख के मैं इंटर कर देता हूँ। ये हमारे पास एक टैग है, दिस इज अ पैराग्राफ। अगर आप इस लाइन को समझते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। इस पूरी लाइन को HTML का एलिमेंट बोलते हैं। और जो मैंने P लिखा है, P एक टैग है। टैग P यूज़ किया जाता है पैराग्राफ लिखने के लिए HTML में। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक है एलिमेंट। पैराग्राफ, कोई भी टैग जो है वो ओपन होता है इस तरह से, और उसका क्लोज हमारे पास इस तरह से होता है, यानी कि वो उसमें जो भी कंटेंट हम लिखते हैं, अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये पैराग्राफ शो होगा। अब मैं लिए चलता हूँ आपको ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पर रिफ्रेश करें, दिस इज़ अ पैराग्राफ। अगर आपको मैं जूम इन में दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल में पैराग्राफ यहाँ पर आ चुका है। HTML टैग यहाँ से ओपन हुआ तो लास्ट पे क्लोज हो रहा है, बॉडी जो है वो यहाँ से ओपन हो रही है तो यहाँ पर क्लोज हो रही है। इनसाइड द बॉडी हम पूरा अपना HTML का कोड यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने टैग्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टैग हमारे पास जो हमें मिलता है वो हमारे पास है हेडिंग टैग। यहाँ पर मैं हेडिंग टैग लिखूँगा और इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। अब कमेंट क्या होता है जी, ये मैंने जो कमेंट किया है ये हमारे पास ब्राउज़र इसको स्किप आउट कर देता है। ये सिर्फ जब आप कोड लिख रहे हैं तब आपको ये नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ आपको ये ऑन द वेब पेज आपको नज़र नहीं आता है। तो मैं अपना ब्राउज़र एक साइड पे ओपन कर लेता हूँ और एक साइड पे मैं अपना फाइल ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको दोनों चीज़ें जो भी इनपुट आउटपुट रिजल्ट है वो साथ साथ मिलता रहे। ये हमारे पास हमारा एडिटर है और ये हमारे पास है जी हमारा ब्राउज़र, जो कि हमें आउटपुट देता रहेगा। यहाँ पे आप देखें ये मैंने हेडिंग टैग लिखा, आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो ये हेडिंग टैग का मतलब है कि यहाँ पर मैं हेडिंग टैग को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आप कहीं भी कोई भी कमेंट कर सकते हैं अपने, अगर आपका कोड लिखा हुआ सेकंड पर्सन कोई उसको रीड आउट करे तो उसकी आसानी के लिए आप कमेंट्स लिखते हैं। तो ये मैंने एक्चुअली क्या प्रेस किया कि ये लाइन पूरी कमेंट हो गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने शिफ्ट आल्ट ए दबाना है। मैं कंट्रोल जी करके, आप कंट्रोल जी का मतलब आप बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल वाई का मतलब आप फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। बैकवर्ड मतलब जो लास्ट टास्क किया था सेकंड, इस तरह से। तो मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट आल्ट ए प्रेस किया तो ये कमेंट हो गया। अब हेडिंग क्या होती है? अगर आप इसी वेबसाइट में देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास ये हेडिंग है, ठीक है। ये नीचे पैराग्राफ है, ये हेडिंग है। अब ये किस तरह से हेडिंग है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक करें और यहाँ पर इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ आ जाए जी, ये क्या लिखा हुआ जी, H इज अ टैग विच इज यूज फॉर द हेडिंग, 2 इज अ सेकंड हेडिंग, और इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है जी, हेडिंग है। बहरहाल हमारा जो पर्पस है वो HTML पर है। मैं साथ साथ आपको ये रियल टाइम वेबसाइट्स पे भी दिखाता जा रहा हूँ। आप दो तरह से यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप H लिखेंगे तो यहाँ पर आपको हेडिंग टैग 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है। आप हेडिंग 1 लिख के प्रेस करेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो उस टैग को ऑटो कंप्लीट कर देगा। अगर आप मैनुअल टैग लिखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अपने टैग का जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग आप इसे लिखेंगे। तो इस हेडिंग में मैं लिखूंगा दिस इज फर्स्ट हेडिंग, दिस इज फर्स्ट हेडिंग।
दिस इज फर्स्ट हेडिंग। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यू कैन सी ओवर देयर दिस इज फर्स्ट हेडिंग। ये हमारे पास हमारी फर्स्ट हेडिंग है। इसको मैं साथ साथ सेव, ऑटो सेव पे है, तो जैसे ही कोई भी इंटर प्रेस होता है या कोई भी की प्रेस होती है उसको ऑटो साथ साथ सेव कर रहा है। इसके बाद मैं सेकंड हेडिंग H2 प्रेस करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा दिस इज सेकंड हेडिंग, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर H3 लिखता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं दिस इज थर्ड हेडिंग। H4 लिखते हैं दिस इज फोर्थ हेडिंग। ये हमारे पास है जी फोर्थ हेडिंग। इसी तरह हमारे पास 6 हेडिंग्स हैं। अगर मैं प्रेस करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो H1 है वो ज़्यादा बोल्ड है, ज़्यादा उसका साइज, फाउंट साइज ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास H2 हमारे पास उसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली फर्स्ट से थोड़ा सा कम है, बोल्ड भी कम है और साइज भी कम है। थर्ड इसी तरह और कम, और फोर्थ इसी तरह और कम। और ये हमारे पास जो टोटल हेडिंग है वो 6 तक हमें मिलती हैं। एक चीज़ यहाँ पर बताता चलो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोड का कोई फॉर्मेट प्रॉपर नहीं बना, तो राइट क्लिक करें और यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें या शिफ्ट ऑल्ट F प्रेस करें तो आपका कोड का एक प्रॉपर फॉर्मेट बन जाएगा। यानी कि बॉडी है, बॉडी के अंदर है उसका एक टैग है, टैग के अंदर फिर उसका कंटेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमारे पास होगी हेडिंग्स। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ के ऊपर। तो न्यू फाइल यहाँ पर बनाते हैं दोबारा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं पैराग्राफ.html, ठीक है जी। हमारे पास ये एक न्यू फाइल बन गई, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये हमारे पास मुकम्मल हमारा कोड बन गया जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास HTML का। यू कैन सी ये 2 लाइंस मैंने आपको बताया कि अभी हम इनको डिस्कस नहीं करें, बॉडी के अंदर आते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो पैराग्राफ हम टैग को डिस्कस कर रहे हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए पैराग्राफ जो हमारे पास हैं वो हमें 2 तरह से मिलते हैं। मैं यहाँ पर इस फाइल को ब्राउज़र के अंदर भी ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास पैराग्राफ की फाइल ओपन हो चुकी है यहाँ पर, 2 जो कि सेकंड HTML फाइल है। तो पैराग्राफ हमारे पास एक हमारे पास P टैग यूज़ होता है फॉर पैराग्राफ, एंड एक हमारे पास प्री डिफाइंड पैराग्राफ जो है वो यूज़ होता है। तो P पैराग्राफ को हम पहले देखते हैं। तो P पर आप क्लिक करें, यहाँ पर ये हमारे पास P यूज फॉर पैराग्राफ। यहाँ पर हम कोई पैराग्राफ रेंडमली, ये हमारे पास है एक पैराग्राफ, मैं किसी भी वेबसाइट से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये मैं टेक्स्ट यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी दिस इज द पैराग्राफ। तो यहाँ पर मैं चूँकि इसको प्रॉपर बनाने के लिए मैं यहाँ पर हेडिंग टैग भी यूज़ कर लेता हूँ H3। तो ये हमारे पास लर्न अबाउट पैराग्राफ टैग, यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ हमने हेडिंग दी है और नीचे हमने उसके लिए पैराग्राफ का टैग यूज़ किया है। पैराग्राफ का टैग जो है हमारे पास पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ होता है। यू कैन सी दिस इज़ अ BR टैग जो कि लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप BR टैग को रिमूव करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कोई भी लाइन ब्रेक नहीं मिलेगी, पैराग्राफ एक सीक्वेंस से आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको फुल व्यू में देखें तो आपके पास ये पैराग्राफ एक लाइन में नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसकी लाइन को ब्रेकआउट करना चाहते हैं किसी भी जगह पर तो आप BR का टैग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं IP एड्रेस के बाद अगर मैं BR लिखूं तो इसको मैं रिफ्रेश करूं, यू कैन सी कि यहाँ पर लाइन ब्रेक हो चुकी है और हमारा जो बाकी का टेक्स्ट है वो न्यू लाइन में आ चुका है। तो ये हमारे पास हो गया जी पैराग्राफ टैग, जो कि हमारे पास क्या था, P था। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। अब हम बात करते हैं प्री डिफाइंड पैराग्राफ और पैराग्राफ में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं प्री लिखता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वही। तो ये पैराग्राफ टैग प्री मैंने लिख दिया है, इसको मैं शिफ्ट ऑल्ट A के साथ कमेंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्री पैराग्राफ, और वही पैराग्राफ जो हमारे पास ऊपर है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। सो दीज आर 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स। इसका अभी हम साथ ही में ही जो भी डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। वी कैन असाइन एन IP एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ, IP एड्रेस के बाद मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। देखते हैं क्या यहाँ पर लाइन ब्रेक करने से P टैग के अंदर पैराग्राफ लिखे के अंदर लाइन ब्रेक हो रही है या प्री के अंदर हो रही है। तो आप रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे
प्री के अंदर लाइन ब्रेक हो गई विदाउट यूजिंग टैग बी आर। तो यहाँ पर प्री पैराग्राफ का मतलब है कि जिस तरह से आप पैराग्राफ यहाँ पर आपको अपीयर हो रहा होगा वैसा ही आपको HTML के पेज पर अपीयर हो रहा होगा। जबकि जो पी पैराग्राफ है उसमें जो आपने न्यू लाइन इंसर्ट करनी है, ब्रेक करनी है, ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेके आना पैराग्राफ को, तो आपको वो सारा का सारा किससे करना पड़ता है, टैग्स से करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यूजर जो है वो जिस तरह से पैराग्राफ दें, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं वही के बाद मल्टीपल स्पेसेस यूज करता हूं, तो आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पी पैराग्राफ जो है वो जस्ट एक स्पेस यहाँ पर दिखा रहा है और बाकी तमाम स्पेसेस को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर मल्टीपल स्पेस प्री पैराग्राफ के अंदर दूं तो यू कैन सी कि वो हमारे पास यहाँ पर स्पेसेस जो हैं वो शो हो रही हैं। तो इसका मतलब है प्री पैराग्राफ के अंदर आप जिस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ बनाओगे तो वो हमें वेब पेज पर वैसे का वैसा दिखाई देगा। लेकिन जो हमारे पास पी पैराग्राफ है उसके अंदर अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है तो आपको BR टैग यूज करना है। इसी तरह मल्टीपल स्पेसेस के लिए आप टैग यूज करते हैं। तो पैराग्राफ को मुकम्मल फॉर्मेटिंग के लिए आपको टैग्स की जरूरत पड़ती है। तो इनका फ्यूचर हम जब डेवलपमेंट करेंगे, पेजेस में आपको बनाने सिखाऊंगा या प्रोजेक्ट्स सिखाऊंगा, उसमें इसका फिर यूज़ कहाँ पर कैसे होता है वो सारा वहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। तो अभी तक हमने देखा कि पैराग्राफ के हमारे पास दो टैग हैं, पी टैग और PRE प्री टैग। तो इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो यू कैन सी पैराग्राफ यहाँ से ओपन हो रहा है और ये टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है जो कि एंड पर यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जी हमारा पैराग्राफ का टैग। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, दैट इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो कि पैराग्राफ में हम यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं एक HTML फोल्डर में एक न्यू फाइल बनाने वाला हूँ, उसमें लिखूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग .html। तो ये हमारे पास फाइल है। इस फाइल को हम ब्राउज़र में जल्दी से ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारी फाइल ब्राउज़र में ओपन हो चुकी है। तो वही बेसिक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डेफिनेटली हमें चाहिए होगा, तो वो मैं बना लेता हूँ। डन। सबसे पहले हम बात करते हैं बोल्ड टेक्स्ट की। और ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है हमारे पास कंसेप्ट पैराग्राफ के अंदर ही यूज़ होता है। आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और पैराग्राफ के अंदर फिर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो P फॉर पैराग्राफ है हमारे पास, ये एक पैराग्राफ हमारे पास लिखा हुआ है, यू कैन सी देयर। और इसका हम व्यू यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं जी बी टैग का यूज देखते हैं, बोल्ड टेक्स्ट। मैं यहाँ लिखता हूँ बोल्ड टेक्स्ट लिखता हूँ और इसको मैं के आ गया जी, ठीक है। इसको Shift Alt A के साथ कमेंट कर दिया। अब बोल्ड टेक्स्ट का मतलब है कि टेक्स्ट को क्या करेगा, ये बोल्ड कर देगा। टेक्स्ट जो बोल्ड टेक्स्ट है ये अपने अंदर एलिमेंट कंटेंट को एक्सेप्ट करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने ये IP एड्रेस अपने पैराग्राफ के अंदर बोल्ड दिखाना है तो मैं इस टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास टॉप पे है पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर अगर मुझे कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है उसे बोल्ड करके दिखाना है तो मैं बी टैग का यूज करूंगा। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ पैराग्राफ को, यू कैन सी। अब जूम का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर हेडिंग यूज कर रहा हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर IP एड्रेस आपको क्या नजर आ रहा है जी, बोल्ड नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये सिस्को पैकेट लिखा हुआ है। अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग टैग यूज करूँ तो ये कैसा दिखेगा। अब मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टैग इसको भी हम डेफिनेटली हम कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग हमारे पास अगर मैं लिखूं स्ट्रॉन्ग, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं ये सिस्को पैकेट लिख दूं तो आप देखेंगे कि ये भी बिल्कुल बोल्ड की तरह ही हमें नजर आएगा, यू कैन सी सिस्को पैकेट। एक्चुअली इनमें डिफरेंस ये है कि जब आप SEO करते हैं तो वहां पर आपको इन चीज़ों का ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि बोल्ड टेक्स्ट जो है हमें ये बताता है कि ये टेक्स्ट बोल्ड है इस पैराग्राफ में। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो हमें व्यू में तो बोल्ड दिखाता ही है, लेकिन साथ में ये बताता है कि ये टेक्स्ट इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हम SEO करेंगे तब हम इन चीज़ों को अब बेहतर तरीके से सीखेंगे। फिलहाल हम इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी
तो गाइस जो हमारे पास कमेंट्स थे वो मैंने यहाँ लिख लिए, बार बार लिखने पड़ रहे थे। तो यहाँ पर इटैलिक टेक्स्ट जो है वो किस तरह से होता है, उसके लिए हमारे पास आई का यूज़ होता है। आई टैग, आई प्रेस करें, इंटर करें और इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये हमारे पास जो आई टैग है इसके अंदर वो टेक्स्ट आप लिखें जिसको आप इटैलिक बनाना चाहते हैं। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, यू कैन सी ये मेथड्स हमारे पास क्या है, इटैलिक टेक्स्ट है। इसी तरह हमारे पास आता है, हमारे पास नेक्स्ट जो टैग आता है वो एम्फसाइज्ड होता है। एम्फसाइज्ड EM जो कि बिल्कुल इटैलिक की तरह ही काम करता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये राउटर गो यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ इसके अंदर और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि राउटर गो और जो मेथड है वो हमें सेम जो है वो वेब पेज पर नज़र आ रहा है। इसके बाद स्मॉलर टेक्स्ट है, यू नो बेटर कि स्मॉलर टेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट को क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा। तो एस स्मॉल टैग यूज़ होगा और यहाँ पर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट का ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ टेक्स्ट। आप मल्टीपल टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक टेक्स्ट ही, मुकम्मल सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिफ्रेश करें तो मैंने क्या ऑप्शन सेलेक्ट एनी, यू कैन सी ये हमारे पास ऑप्शन सेलेक्ट एनी जो है जो आउटसाइड द पैरा स्मॉल टैग है वो बड़ा है, जबकि ये ऑप्शन सेलेक्ट एनी जो इनसाइड द स्मॉल टैग है वो हमें छोटा नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट को क्या कर देता है, स्मॉल कर देता है। इन सम केस हमारे पास टेक्स्ट के पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसे टेक्स्ट मिलते हैं जो डिलीटेड होते हैं, यानी कि ये चीज़ जो है वो हटा दी गई है इस पैराग्राफ के अंदर से। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम डेफिनेटली डेल का टैग यूज़ करेंगे। और डेल के अंदर मैं अगर ये वर्ड उठाऊं और यहाँ पर पेस्ट करूं और दोबारा रिफ्रेश करूं तो ये आप देख सकते हैं कि उस टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगी हुई है। इसका ये मतलब है कि आपका ये टेक्स्ट जो है वो डिलीटेड है, ठीक है। अब इस डिलीटेड टेक्स्ट की जगह पर आप कौन सा नया टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, इंसर्टिंग टेक्स्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट, यानी कि ये जो डिलीटेड, ये आपको इस तरह के जो है वो शॉपिंग वेबसाइट्स पे मिलता है कि जी इसका पहले रेट ये था, ये हमने डिलीट कर दिया है और जो न्यू रेट है वो हमारे पास मेंशन होता है, वो डिस्काउंट के साथ जो भी है। तो ये इस तरह के हम जो है वो वहाँ पर भी यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शंस में। तो इंसर्ट का टैग बिल्कुल INS के लिए इसके लिए यूज़ होता है जी। और इसमें हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी कि हमारे पास जो सबनेट है वो अंडरलाइन है। इसका ये मतलब है कि ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर न्यू इंसर्ट किया गया है। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है जो हम अपने पैराग्राफ में यूज़ करेंगे। आपने इसको वेबसाइट्स में भी देखा होगा, डिफरेंट पैराग्राफ को रीड आउट करते हुए आर्टिकल्स में भी इसका यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास आता है जी सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट पैराग्राफ के लिए SUB यूज़ होता है टैग, और इस पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पर आप कोई भी ये मास्टर, इसको मैं यहाँ पर लिख के रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा उस टेक्स्ट के नीचे है, डाउन में है। तो ये हमारे पास सब आ गया। इसके बाद हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट जैसे पावर होती है। बिल्कुल जनाब, आपने बिल्कुल सही जाना कि सुपर के लिए हम SUP टैग यूज़ करेंगे। तो इसमें असाइन का मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं असाइन हमारे पास ये ऊपर है जो कि सुपर टैग्स है। तो ये हमारे पास थी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी HTML कोटेशंस और साइटेशंस एलिमेंट्स। इनको भी हम पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, एज वेल एज आप इन्हें हेडिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आप टेक्स्ट को जहाँ पर आपको लगे कि ये टेक्स्ट में हमें यूज़ करने हैं, यू कैन डू एनीवेयर। सबसे पहले हमारे पास है जी एब्रीविएशन टैग। एब्रीविएशन टैग यू नो यूज फॉर एब्रीविएशन। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पैराग्राफ में वर्ड है IP, तो मैं इसी IP के ऊपर एक एब्रीविएशन दिखाना चाहता हूँ कि ये IP जो है वो किस IP स्टैंड फॉर क्या है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देखें IP है। अब मुझे एब्रीविएशन के लिए हमारे पास यूज़ होता है ABBR, ठीक है। यहाँ पर टाइटल देना है जो आपने IP के अगेंस्ट शो करना है, ठीक है, यानी कि उसका एब्रीविएशन टाइटल में आएगा। वो क्या होगा जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो ये मैं यहाँ पर IP Ctrl+X करके कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V के साथ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखेंगे ये सारा पैराग्राफ बिल्कुल आपको उसी तरह नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं IP के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँ
तो ये मुझे बता रहा है कि IP स्टैंड फॉर है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस तरह से पैराग्राफ के अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उनकी एब्रीविएशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग डिफाइन कर रहा होता है कंटेंट की इंफॉर्मेशन के हवाले से, यानी कि ऑथर के हवाले से या ऑनर के हवाले से। एड्रेस का मतलब ये नहीं है कि वो उसका जो है होम एड्रेस आएगा यहाँ पे, या हाउस एड्रेस होगा, नहीं। इसका मतलब है कि कंटेंट इंफॉर्मेशन जो राइटर होता है या ऑथर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो हैं वो आपने रीड आउट किए होंगे इंटरनेट पर, तो आप देखते हैं नीचे ऑथर का नेम लिखा होता है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स होती हैं। तो दीज इंफॉर्मेशन कैन बी एड इन द एड्रेस टैग। So simply you can write the address and you can write the author name like Mohammed Zubair, I'm here. So अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो you can see Mohammed Zubair is a author और ऑनर इज देयर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका कोई कंपनी का ऑनर है, उसका आपने नेम लिखना है तो आप एड्रेस टैग में लिखते हैं। इसके बाद ये चीज़ें हमारे एसईओ में काम आती हैं। ठीक है, तो हम इनको फर्दर देखेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एड्रेस को ही इसमें लिखने में। हम वैसे भी तो हेडिंग लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड में तो हमें सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर नज़र आ रहा है। सो दीज टैग्स आर यूज्ड फॉर एसईओ पर्पस। जब आप का सर्च इंजन इसको क्या कर रहा होता है, एक्सेस कर रहा होता है कि पैराग्राफ में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चलें ये नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है BDO, दैट इज़ यूज फॉर द टेक्स्ट डायरेक्शन। तो इसका यूज़ क्या है ये हम देख लेते हैं। डायरेक्शन जो हमारे पास है वो दो तरह की हमें मिलती है, एक हमें लेफ्ट राइट और राइट टू लेफ्ट। तो मैं लिखता हूँ लेफ्ट टू राइट, और इसके अंदर मैं एक वर्ड लिख देता हूँ लाइक एड्रेस ही लिख देता हूँ या राउटर लिख देता हूँ। ठीक है, राउटर लिख के मैंने रिफ्रेश किया, यू कैन सी राउटर इज देयर। और अगर मैं इसको लिखूँ राइट टू लेफ्ट, तो ये हमारे पास राउटर के जो है वो स्पेलिंग चेंज होने देने के लिए तो आप वहाँ पर राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट यूज़ करते हैं। लाइक एज अगर आप उर्दू अरबिक की यूज़ की बात करें तो उन टेक्स्ट को हमें डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट देनी पड़ती है, तो इस वजह से हम वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो ब्लॉक क्वोट का क्या मतलब है? देखिए कुछ ब्लॉक क्वोट जो है वो हमारे पास यूज़ होता है क्वोट्स फ्रॉम द एन अदर सोर्स, यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस है या किसी का कॉल है जो हम अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं, अपने पैराग्राफ में यूज़ कर रहे हैं, तो उस ब्लॉक ऑफ क्वोट को हम किस तरह लिखते हैं उसके लिए वही टैग यूज़ होता है ब्लॉक ऑफ क्वोट। और यहाँ पर मैं ये यहाँ से Ctrl+X करता हूँ और यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहली बात है कि इसको फॉर्मेट कर लें, एक प्रॉपर फॉर्मेट हो जाए, और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यू कैन सी आपका जो ब्लॉक ऑफ क्वोट होता है वो आपको ऐसे टेक्स्ट के दरमियान शो होगा। इसके बाद हमारे पास होता है CIT टैग। CIT टैग जो टाइटल ऑफ द वर्क होता है। जिस तरह से मैंने डेवलपमेंट लिखा, तो डेवलपमेंट जो है वो एक वर्क का नेम है, डेफिनेटली वेबसाइट डेवलपमेंट, तो यू कैन राइट देयर दिस टाइप। सो ब्लॉक ऑफ कोट्स तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कोट्स होते हैं जो सिंगल लाइन कोट्स लिखते हैं, उसके लिए आप क्यू लिखते हैं सिंपल। और यहाँ पर फर्ज करें कि ये लाइन जो है वो एक कोट है, तो यू कैन राइट ओवर देयर, और आप देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे, और इस तरह से आप कोट्स जो हैं वो पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए HTML कोटेशंस और साइटेशंस एलिमेंट्स। सो लेट्स मूव नेक्स्ट हमारे पास हैं जी कमेंट्स। सो कमेंट्स एक्चुअली यूज्ड टू प्लेस नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर इन योर HTML कोड। हम इसका यूज़ कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको सेपरेटली बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए हमने जो लास्ट अभी देखा कोटेशंस में, यहाँ पर देखिए मैंने ये यहाँ पर टैग यूज़ किया डायरेक्शन का, फिर मैंने ये ब्लॉक कोड यूज़ किया। मैं इसी को ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र में और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसे हमें दिखता है। देखिए ये हमारे पास था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोई भी कमेंट नज़र नहीं आ रहा। अब वो कमेंट्स कहाँ हैं? राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट्स में चले जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बॉडी है, बॉडी के अंदर ये कमेंट्स हैं, यहाँ पर तो लिखे हुए हैं वो, लेकिन हमारे वेब पेज पे वो हमें शो नहीं हो रहे। अब ये कमेंट्स जो हैं इस तरह से हेल्प आउट करते हैं कि हमने ये ब्लॉक ऑफ कोड किस लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर अगर मुझे फ्यूचर में उसे सर्च करना है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट मी, ठीक है। यहाँ पर मैंने अबाउट मी लिखा और इसको मैंने Shift Alt A के साथ कमेंट आउट कर दिया।
अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा ये ब्लॉक ऑफ कोड बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसमें 2000 3000 लाइंस हैं। तो अबाउट मी मैंने कहाँ लिखा था वो जानने के लिए मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ और लिखता हूँ अबाउट मी और इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो आप देखेंगे आप यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो इस तरह से आप ब्लॉक ऑफ कोड को सर्च करने में आसानी होती है। इसी तरह अगर आप अपना ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो किसी सेकंड पर्सन को देते हैं तो उसको लाइन बाय लाइन समझने में आसानी होती है। अगर आप उसमें आपने लाइन बाय लाइन कोड को कमेंट आउट किया है तो आप इस तरह से ये हमें हेल्प आउट करता है। तो इसका बेस सिंपल तरीका मैंने अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट या ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट या पैराग्राफ ही क्यों ना हो, आप मुकम्मल पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। आप मल्टीपल कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल कमेंट्स के लिए सेम मेथड यहाँ पर HTML में हमारे पास है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के कमेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो कि HTML है यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक तरह का कमेंट ही जो टैग है वो यूज़ होता है। उसके लिए आपने शिफ्ट आल्ट ए प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो टैग वो इस तरह से ओपन होगा और यहाँ से इस तरह से क्लोज होगा। तो ये कमेंट्स होंगे, ये सिर्फ आपके लिए जो आप अपने कोड के ब्लॉक्स को क्लियरिफाई करने के लिए कि कहाँ पर आपने किस जगह पर ब्लॉक ऑफ कोड में क्या लिखा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो अभी जल्दी से बात कर लेते हैं लिंक्स टैग्स के ऊपर। आपने मोस्टली वेबसाइट में देखा होगा कि आर्टिकल्स के अंदर उसी वेबसाइट का नया पेज या किसी और वेबसाइट का नया पेज ओपन होता है। इसका मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, लाइक अगर मुझे, हाँ यही है, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग्वेज, और अगर आपने लैंग्वेज के बारे में मज़ीद जानना है तो क्लिक करो तो आपको ये एक नए पेज पे ले जाएगा। तो इस तरह के लिंक्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो ऑन क्लिक ऑन द टेक्स्ट, तो आप कैसे उसको एज अ टेक्स्ट को एज अ लिंक यूज़ करते हैं। तो ठीक है जी, हम इसको देखते हैं। उसके लिए हमारे पास हाइपर ए आप जस्ट प्रेस करते हैं और HREF के अंदर आप एक, ये आपका एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आप एक लिंक डिफ करते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है, मैं यहाँ पर वही पैराग्राफ ओपन करता हूँ। हम पैराग्राफ के अंदर ही इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट उठा लिया और यहाँ पर मैं पैराग्राफ P टैग के अंदर जल्दी से ले आता हूँ जी, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर हमारे पास ये पैराग्राफ है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये मेथड्स पे क्लिक हो तो वो एक नया पेज ओपन कर दे। उसके लिए मुझे एंकर टैग लगाना है और एंकर टैग के अंदर ये मुझे कीवर्ड एज जो है वो कंटेंट एलिमेंट कंटेंट रखते हैं ना, और इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर ब्लू है, लेकिन अभी क्लिक करने से किसी नए पेज पे नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू असाइन नहीं की। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, देखिए जो टैग्स होते हैं ना, टैग्स के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन जो है वो एट्रीब्यूट्स के ज़रिए हम ऐड करते हैं। मसलन ये ए एंकर टैग है, ठीक है, ये यूज़ होता है फॉर हाइपरलिंक्स के लिए, लेकिन इस ए टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है जहां पर हमें यह बताना है कि हमारे पास इस एलिमेंट कंटेंट ऑफ द एलिमेंट पे क्लिक करने पर हमें किस डायरेक्शन में जाना है। उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं। आप आउटसाइड द वेबसाइट भी जा सकते हैं और अपनी ही वेबसाइट का कोई पेज उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं। हमने ये बनाया था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक पेज बनाया था। मैं इसको कॉपी, इसके पाथ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि कौन सा पेज मेरा ओपन हो रहा है, वही वाला पेज। अब ये क्या कर रहा है, एक्चुअली मेथड पे क्लिक करने से मुझे इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है या इस HTML फाइल में लेके जा रहा है। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट का जैसे ये है, इसको आप इस टेक्स्ट को आप कॉपी कर लें, इस एड्रेस को आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब यूज़र जैसे मेथड पे क्लिक करेगा तो वो उस वेबसाइट पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो इस टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है जी टारगेट, कि हमें इसको कहाँ टारगेट करना है, यानी कि हमें जो पेज नया ओपन करने जा रहे हैं वो इसी व्यू पे लेना है या नेक्स्ट वेब पेज पे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम क्लिक करें तो वो एक नया पेज ओपन होता है, वो वाला डिस्टर्ब नहीं होता। तो उसके लिए एक नया एट्रीब्यूट है यहाँ पर, उसके लिए हम टारगेट का यूज़ करते हैं। और टारगेट में हम ये बताते हैं कि आपने अंडरस्कोर, अगर मैं ब्लैंक लिखूं, अंडरस्कोर ब्लैक लिखने से वो मेरे पास जो है वो न्यू टैब में ओपन हो रहा है। यू कैन सी कि जैसे मैं मेथड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वो नेक्स्ट न्यू टैब में वो ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब वो पेज हमारा जो है वो वहीं रहता है और एक नया टैब या एक नए पेज जो है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको टारगेट भी कर सकते हैं।
इसके अलावा आप एंकर टैग के अंदर या हाइपरलिंक के अंदर आप अपनी इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं। आप इमेज को क्यों यूज़ करना है? इमेज इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि आप इमेज पर क्लिक करें तो आप एक नए पेज पर ओपन जो है वो पहुंच जाएं। इसके लिए मैं आपको IMG आपने टैग यूज़ करना है, और SRC जो होता है वो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ द इमेज। तो इमेज मैं यहाँ से कोई भी गूगल से सर्च कर लेता हूँ जी, इमेज ही लिख देते हैं जी, और जल्दी से मुझे अगर गूगल इमेज ढूंढ के दे दे तो ये इमेज है जी। इसको मैं कॉपी क्लिक कर, इस पर राइट क्लिक करूँगा, इसका सेव, इसका एड्रेस ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस या कॉपी। जी तो और अगर मैं अब इस इमेज पर क्लिक करूं तो ये मुझे वही एड्रेस पे लेके जा रहा है। इसका मतलब है कि एंकर टैग के अंदर मैं इमेजेस का भी यूज़ कर सकता हूं। इमेजेस को एज अ हाइपर लिंक यूज़ किया जा सकता है। एंकर टैग के अंदर आप सिंपल इमेज रखेंगे, इमेज का आप सोर्स डालेंगे और वो इमेज लोड हो जाएगी। और आल्ट का मतलब होता है कि अगर आपकी इमेज शो ना हो तो वहाँ पर आपने टेक्स्ट क्या शो करवाना है। तो मैं IMG ही लिख देता हूँ। फर्स्ट करो मैं एड्रेस ये चेंज कर देता हूँ, कोई ऐसे रैंडम टैक्स एड्रेस रख लेता हूँ। डेफिनेटली इस एड्रेस पे इमेज तो नहीं होगी, तो आप ये देख सकते हैं वो इमेज ये तो बता रहा है कि आपकी इमेज लोड नहीं हुई, और साथ में IMG वो आल्टर जो है इसका टेक्स्ट बता रहा है कि अगर आपके पास इमेज उसे ना मिले सर्वर से या बैकएंड से तो वो उसके जगह पर एक टेक्स्ट हमें शो करवा देता है। तो इस तरह से हम एंकर टैग के अंदर इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेल टू का भी एक यूज़ होता है एट्रीब्यूट, वो हम देखते हैं तो वो किस लिए यूज़ होता है। और आप इसको इनसाइड द HREF यूज़ करते हैं, ठीक है। और मेल टू मैं यहाँ लिखता हूँ, मेल टू के बाद आपने कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद आपने जिस जिस को आप मेल सेंड कर रहे हैं, जिस एड्रेस पे, वो एड्रेस लिख देना है। लाइक मैं लिख देता हूँ abcd@gmail.com। सो यू कैन सी ओवर देयर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल सेंड मेल टू मी, सेंड मेल एट लिख देते हैं जी, ठीक है। इस पर आप मेल करें। अब ये सेंड मेल एट पे क्लिक करूं तो मुझे डायरेक्ट जो है वो ऐप ओपन कर रहा है मेल के लिए, कि आप जो है जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा जो डेस्टिनेशन है ईमेल एड्रेस वो वहाँ यहाँ पर हमें शो हो जाएगा कि आपने अपनी मेल को किस जगह फॉरवर्ड करना है। तो इस तरह से हम जो है वो एंकर टैग के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं ना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इमेज टैग। इमेज टैग डेफिनेटली हमें इमेज को शो करवाने के लिए ऑन द पेज यूज़ होता है। इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने वैसे तो देख लिया था इमेज को लिंक्स में, कि एंकर टैग के अंदर अगर हम इमेज को इंसर्ट करते हैं तो उसको हम एज ए हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इमेज का टैग लेते हैं। यहाँ पर आपको जैसे आप इमेज का टैग लेते हैं उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स आपको मिलते हैं। वो कहता है जी कि आपके पास इमेज का या तो आप कोई सोर्स दें, अगर सोर्स हमें नहीं मिलता तो उसके अल्टरनेट को टेक्स्ट दें जो कि शो हो। तो उसके लिए मैं कोई भी इमेज यहाँ से ले लेता हूँ, फिर मुझे सर्च करना पड़ेगा डेफिनेटली। और यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, लाइक कोई कौन सी इमेज लूँ, कोई इमेज नहीं मिल रही यार, कौन सी इमेज लें, कोई अच्छी सी इमेज, चलें ये देख लेते हैं। इसमें हमें मिलने वाला है जी कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर मैं कॉपी इमेज एड्रेस मुझे दोबारा करना है और यहाँ पर मुझे पेस्ट कर देना है। ओके जी, तो ये हमारे पास इमेज है, इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हमारे पास ये इमेज शो हो गई। अगर इमेज शो ना हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इसकी अल्टरनेट लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर ही चलूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास इमेज है, एक ये तो खैर लोगो है। इसको मैं देखता हूँ कि ये ठीक है, ये टैक्स ही है। फर्ज करो कि हमें अपनी वेबसाइट में एक लोगो लगाया हुआ है, तो अगर वो लोगो शो नहीं होता तो उसके अगेंस्ट हम कोई टैक्स शो करवा देते हैं। तो इसी तरह से इमेज ना मिलने पर हमें उसका क्या शो करवाना है डेफिनेटली, तो वो हम आउटिंग, चलो ये आउटिंग की इमेज है तो मैं आउटिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से इमेज है। इमेज के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स मज़ीद मिलते हैं जो कि विड्थ एंड हाइट के हैं। वैसे तो हम इसको CSS में स्टडी करेंगे, लेकिन स्टाइल शीट के अंदर जाने के बजाय हम डायरेक्ट इमेज के अंदर इन दो एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो जिसका नाम है जी विड्थ। विड्थ में रख देता हूँ जी 200 पिक्सल, और इसी तरह हमने हाइट रखनी है
हाइट में रख देता हूँ जी हमारे पास 150 पिक्सल। सो यू कैन राइट दिस। ओके, यू कैन सी कि हमारे पास जो इमेज का साइज़ है वो चेंज हो चुका है। इसको आप पिक्सल्स में भी रख सकते हैं, परसेंटेज में भी रख सकते हैं, तो वो खैर यूनिट जो है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा जी इमेजेस। इमेज को आप किस तरह से अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे, इसको हम प्रॉपर जब प्रोजेक्ट्स करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको अलाइन करते हैं। सीएसएस में हम ये देखेंगे अलाइनमेंट, इसका बॉर्डर, इसको हम थंबनेल की तरह कैसे बनाएं, राउंडर शेप कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें हम सीएसएस में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ इसका स्केलेटन देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली हम वेब में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टैग हम टेबल्स की बात कर लेते हैं। टेबल्स को आपने बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि टेबल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वेब पेज डिज़ाइनिंग। इसकी सिंपल एग्जांपल आपके पास जो है वो डेट कैलेंडर्स हैं जो कि रोज और कॉलम्स में आपको मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये हमारे पास एक कैलेंडर है। इसमें ये हमारे पास हॉरिजेंटल रोज हैं और वर्टिकल्स नंबर ऑफ द कॉलम्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास रोज हैं और हमारे पास ये कॉलम्स मिलते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो टेबल्स बनाते हैं डाटा को शो करवाने के लिए मुख्तलिफ। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो आपने इसको यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट से समझना है, कॉन्सेंट्रेट करके समझना है। टेबल टैग डेफिनेटली टेबल टैग है। तो टेबल टैग का कुछ सिनेरियो इस तरह है कि टेबल टैग के अंदर कुछ सब टैग्स हैं। टेबल के अंदर सबसे पहले हमें टेबल रो बनानी है और टेबल रो के अंदर हम फिर जो भी डाटा या डिस्क्रिप्शन टेबल रो के अंदर लिखते हैं वो एज अ कॉलम कंसीडर होते हैं। तो पहले रो होगी, उसके बाद हमारे पास टेबल हेडिंग लाइक एज मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट कॉलम है। इसके बाद हम चलते हैं टेबल हेडिंग, नेक्स्ट दूसरी हेडिंग देते हैं जो कि होगी स्टूडेंट आईडी, और एक हम और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर जो कि हमारे पास होगा जी स्टूडेंट एज। ठीक है, तो इसको हम ज़रा रिफ्रेश करके व्यू करते हैं यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर टेबल हमें हेडिंग ही देनी है और डिस्क्रिप्शन हम बाद में देते हैं। तो ये दीज आर द हेडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक टेबल है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये हमें टेबल की तरह व्यू नहीं हो रहा और ये प्रॉपर नहीं है, ये ऐसे लग रहा है जैसे एक लाइन में टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा CSS अप्लाई करना पड़ेगा। तो बहरहाल आप अभी करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल CSS जो होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हेडर फाइल के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है। लेकिन इसको लेकर आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसके नेक्स्ट वीडियो हमारी CSS पर ही है, वहाँ पर आपको ये फुली CSS जो है वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह आपको। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ टेबल के लिए CSS अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट टेबल, और टेबल के अंदर फिर मुझे टेबल रो के लिए भी और टेबल हेडिंग के लिए भी और टेबल डाटा के लिए भी मुझे CSS कुछ देना है। तो उसके लिए मैं सिर्फ ये लिखता हूँ कि एक तो मैं बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं जी, और उसके बाद हम ब्लैक कलर में इसको दे देते हैं। ठीक है, अगर आप रिफ़्रेश करें तो यू कैन सी इस तरह से आपको नज़र आएगा। एक काम हमें और करना चाहिए, इसकी जो विड्थ है वो 100% कर देनी चाहिए ताकि ये फुल वेब दैट शुड बी। असल में हो ये रहा था कि विड्थ जो है वो 100% सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को मिल रही थी हेडिंग में। अब ठीक रहेगा और इसको मैं परसेंटेज में लिख देता हूँ। सो यू कैन सी दिस इज़ अ टेबल। तो डाटा इंसर्ट करते हैं। देखिए ये थी हमारी फर्स्ट रो के अंदर हमने स्टूडेंट नेम लिखा, स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट एज। अब हम सेकेंड रो बनाते हैं। सेकेंड रो के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो है स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम के अंदर हम टेबल डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, और इसमें हम ये लिखेंगे कि या टेबल डाटा या डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास होगा जी फर्स्ट नेम इज़ अली। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो सेकंड है स्टूडेंट आईडी जो कि मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ TD, और आईडी इज़ 1 2 3 4, और इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ एज 23। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी ये टेबल है। इस तरह से हम अपना डाटा जो है वो टेबल में शो करवा सकते हैं। स्टाइल में हमारे पास जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर को हम कोलैप करवा सकते हैं। तो बॉर्डर कोलैप्स इज इक्वल टू कोलैप्स। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ।
तो कोलैप्स करने से क्या होता है कि हमारे पास जो आप देख रहे थे ना कि ये बॉर्डर हर एलिमेंट को अलग से मिल रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये उसमें दरमियान में स्पेस थी, तो कोलैप्स करने से क्या हुआ कि वो स्पेस खत्म हो गई, वापस में कोलैप कर गए। तो ये हमारे पास एक टेबल फॉर्म है, आप इसको अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं, वो सारा CSS का पार्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस टेक्स्ट को सेंटर में कैसा होना चाहिए, इसका कलर और होना चाहिए, इसका कलर और होना चाहिए, इसका बॉर्डर जो है वो प्रॉपर एक जो है वो कर्व शेप में होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम CSS में करेंगे। तो ये था हमारे पास टेबल के अंदर कुछ और जो है वो एलिमेंट्स या इसके सॉरी एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है कॉल स्पैन और रोज़ स्पैन, जिसका बहुत यूज़ है। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड करता हूँ टेबल हेडिंग के नाम से फ़ोन नंबर। ठीक है जी, ये हमारे पास फ़ोन नंबर है। लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट जो है वो एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर रखता है, तो उसको आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो टेबल डिस्क्रिप्शन में आप फ़ोन नंबर 1 रख दें, 1 2 3 4 5, ये हमारा फर्स्ट फ़ोन नंबर है। और जो कि आप कहीं ट्राई ना करने बैठ जाइएगा, क्योंकि ये एक रैंडम नंबर है जो कि डायल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यू कैन सी हमारा टेबल कुछ इस तरह से है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो कोलैप्स है वो टेलीफोन जो है वो 2 कॉलम्स को क्या कर दे, कोलैप कर दे। कॉल स्पैन करते हैं टेबल के लिए, उसके लिए मुझे फ़ोन नंबर में मैं जो 2 कॉलम्स हैं उनको क्या कर रहा हूँ, आपस में कोलैप करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसको हम कहते हैं कॉल स्पैन के नाम से है। और इसमें मैं कितने कॉलम्स को कर रहा हूँ, 2 को कर रहा हूँ। फ़ोन नंबर जो है आप इसके साथ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर के अंदर वो दोनों फ़ोन नंबर आ गए, यानी कि फ़ोन नंबर टॉप पर हमारे पास एक बॉक्स है और नीचे हमारे पास उसके पास 2 बॉक्स हैं। तो सिंपली मैं आपको बताऊं कि फ़ोन नंबर यहाँ पर 2 कॉलम्स को एक फ़ोन नंबर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक कॉलम के अंदर नेक्स्ट उसकी डिस्क्रिप्शन में 2 कॉलम्स को ऐड करने का ये तरीका है। सेकंड थिंग, आप रोज को भी ऐसे कर सकते हैं, उसकी एक एग्जांपल जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यही डाटा कॉपी करता हूँ टेबल रो और यहाँ से वी कर देता हूँ, 3-4 दफ़ा कर देता हूँ जी, ताकि डाटा, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों अली जो हैं, ये चूँकि चारों ही अली हैं, चलें ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चारों अली जो है वो मुझे बार बार ना लिखने पड़े। तो ऐसा कोई हल हो, उसके लिए मुझे फिर क्या करना है कि ये इसमें से अली डिलीट कर देते हैं, इसमें से भी अली डिलीट कर देते हैं, ये भी अली डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर ये भी अली डिलीट कर देते हैं, और जो हमारे पास ये फर्स्ट अली है इसको रहने देते हैं। तो इसमें ये होगा कि मेरे पास होगा जी रो स्पैन होगा। कितनी रोज़ है हमारे पास, 4 रोज़ हैं। तो 4 रोज़ जो हैं वो उसमें इसको स्पैन कर देगा। यू कैन सी देयर कि अली ने चारों रोज़ को 1 कंसीडर करके यहाँ पर हमारे पास डाटा शो करवा दिया है। तो इस तरह से हम जो है वो डाटा को टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपने ख़ुद से ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली करनी है। और ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो जितने भी सब टैग्स थे टेबल्स के अंदर, उनको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और आपने जो कोड लिखें वो कोड आप नीचे कमेंट ज़रूर करें मुझे। नेक्स्ट चलते हैं। यार जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है HTML के अंदर, इसका भी बहुत यूज़ होता है। इसका यूज़ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो टॉप नेविगेशन बार है ये भी एक एज अ लिस्ट है। अगर हम इसको फुल पेज में देखें तो आपके जो राइट साइड में, जो लेफ़्ट साइड में आपको मिल रही है, ये भी लिस्ट है। और यहाँ पे मैं इसको ये देखूँ तो ये सारी लिस्ट कि लिस्ट क्या है और इसको कैसे HTML में लिखते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट हैं इन HTML। सबसे पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो उसके लिए मैंने जो कि एक HTML फाइल बनाई है, मैं जल्दी से उसको ओपन करता हूं, जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट ये है। इसके साथ हमारे पास ये हमारा एडिटर है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, गैस करें कि इसके लिए क्या टैग होगा। राइट, UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट।
अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इस अनऑर्डर्ड का मतलब होता है इसमें आपका ऑर्डर नहीं होता, जैसे 1 2 3 4 आइटम्स के साथ। बाकी अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर आप लिस्ट आइटम ऐड करें तो एल आई लिस्ट आइटम, एक हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के अंदर फिर हम आइटम्स देते हैं। हम यहाँ पर जैसे दे देते हैं जी टी दे देते हैं, इसके बाद हम सॉरी ये टी एम एक, इसके बाद को नेक्स्ट लाइक कॉफ़ी कर लेते हैं, और इसके बाद हम एक लिस्ट आइटम ऐड कर लेते हैं लाइक मिल्क। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो यू कैन सी दिस इज़ द लिस्ट। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ से सही अपीयर हो। तो ये हमारे पास है जी लिस्ट आइटम्स। अब लिस्ट आइटम्स जो हैं इसमें जो ये जो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, इनके जो बुलेट्स हैं इनके स्टाइल्स होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो बुलेट है वो डिस्क टाइप होती है, अगर आप सर्कल टाइप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ना स्टाइल यूज़ होता है। तो चूंकि हम स्टाइल यहाँ पर स्टडी तो नहीं कर रहे CSS, लेकिन मैंने जैसे कि बताया जो कि चीज़ों के साथ साथ ज़रूरत है वो थोड़ा बहुत हम इसको देख रहे हैं। पर इस तीन चीज़ों को लेकर आपने परेशान नहीं होना, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। सर्कल लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक सर्कल टाइप हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लिस्ट स्टाइल डैश टाइप, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, ये हमारे पास CSS में ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, स्केयर बना सकते हैं। स्केयर हमारे पास होगा तो वो हमारे पास ये स्केयर हो जाएगा। अगर आप नन कर दें तो यहाँ पर आपको कोई भी जो है लिस्ट के साथ कोई भी बुलेट नज़र नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी यानी कि वो इसको लिस्ट में लेबल नहीं करेगा। तो ये हमारे पास होगा जी लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट भी हम देख लेते हैं क्या होती है। लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट बना सकते हैं, लाइक लिस्ट आइटम है तो टी है, टी की आगे फर्दर टाइप्स बनाना चाहते हैं हम, तो वो यहाँ पर हम बना लेते हैं। उसके लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट एक और लेंगे और उसके बाद हम लिस्ट आइटम लेंगे, तो टाइप 1 लिख देते हैं यहाँ पर। अब मुझे के बाद हमारे पास लिस्ट आइटम, हमारे पास सेकंड टाइप 2, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो टी हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। इसका साइन आना था, यहाँ पर हम कर देते हैं स्केयर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं। इसका यूज़ आपने देखा होगा कि इनके टी है तो टी आगे टाइप्स हैं, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी की टाइप्स हैं, फिर आगे फर्दर टाइप्स में भी आप कैटेगरी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और अब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। अगर आप ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग को देखें तो डेफिनेटली OL का यूज़ होगा, O फॉर ऑर्डर एंड लिस्ट फॉर लिस्ट। इस ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास जो एटम्स होंगे वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड हो सकते हैं, न्यूमेरिकली हो सकते हैं, रोमन में हो सकते हैं, लोअर केस या अपर केस हो सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है। लिस्ट आइटम हम यहाँ पर रखते हैं। लिस्ट आइटम जो हमारे पास फर्स्ट है, जैसा कि अभी हमने देखा था, अनऑर्डर्ड में टी रख लेते हैं, सेकंड में हम रख लेते हैं कॉफ़ी, और थर्ड में हम रख लेते हैं जी कोई थर्ड में लाइक मिल्क रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं शो करवाता हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 ये हमारे पास ऑर्डर्ड है। तो इसको आप इसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं, लाइक टाइप पे अगर आप क्लिक करें तो हमारे पास ये टाइप्स हैं। अगर आप रोमन में लिखना चाहते हैं तो I स्मॉल रोमन, और ये रोमन में मिल जाएगा। अगर आप कैपिटल I लिखेंगे तो कैपिटल I में हमें मिल जाएगा रोमन में। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोअर केस यूज़ करना चाहते हैं अल्फ़ाबेटिकली तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगर आप अपर केस करना चाहते हैं तो टाइप में आप अपर केस लिखेंगे तो वो आपको लिस्ट में इस तरह से कुछ आउटपुट मिलेगी। तो इसी जिस तरह हमने कुछ देर पहले अंडर लिस्ट में, जिस तरह हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखा था कि हम इसमें नेस्टेड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पर इसी तरह नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। उसके लिए अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट एक और दूँ, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर मैं लिस्ट आइटम दूँ, और उसके अंदर टी की टाइप लिखूँ ग्रीन टी, और इसी तरह हम लिख देते हैं ब्लैक टी। अब वाइट टी होती है या नहीं ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ वाइट टी वैसे होती नहीं है। बहरहाल हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हम इस तरह से इसको
लिस्ट टी की आगे जो है वो टाइप्स बता सकते हैं। तो ये लिस्ट का खैर कंसेप्ट आपको होगा, तो आपने इसमें को रियल लाइफ में आपने डिफरेंट वेबसाइट्स भी पर भी इसे देखा। ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद हमारे पास जो लास्ट लिस्ट है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इस लिस्ट के यूज़ से हम डिफरेंट जो टर्म्स हैं लिस्ट के अंदर उनके बारे में मज़ीद डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट है हमारे पास, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई डिस्क्रिप्शन टर्म होगी, जैसे एक मिल्क है, तो मिल्क एक टर्म है और मैं इस मिल्क टर्म के बारे में मज़ीद डिस्क्राइब कर सकता हूँ। वो किस तरह से कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में जो आप मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे डबल डी के साथ, जो कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो मिल्क है ये क्या है, ये हमारे पास वाइट कोल्ड ड्रिंक है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम इसको व्यू करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास मिल्क है, और मिल्क के अंदर उस मिल्क के नीचे बिल्कुल बॉटम में उसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि वो किस तरह का मिल्क है। तो अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डी टी एंड दिस। अगर मैं इसको कॉपी करूँ मल्टीपल एलिमेंट्स बनाऊँ तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हम किसी भी टर्म के बारे में मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करते हैं। लेवल एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और वो फुल विड्थ लेते हैं, या अगर आप उसको विड्थ 100% असाइन करें तो वो फुल विड्थ लेते हैं। इसकी एग्जांपल अभी हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, जैसे हेडिंग है, हेडर है, फूटर है, ऑर्डर लिस्ट है, टेबल की भी अगर बात करें तो ये सारे जो हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ब्लॉक जिस ब्लॉक की बात कर रहे हैं वो है डिव। एक्चुअली डिव क्या होता है, मैं आपको A+Ilm हमारी वेबसाइट है यहाँ पे लेके चलता हूँ और इसका एक व्यू दिखाता हूँ। इस व्यू में देखें तो हमारी ये टोटल बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से ये सारी बॉडी है, ठीक है। और इस बॉडी के अंदर हमने डिफरेंट डिव्स बनाए हुए हैं। डिव्स मतलब कि ब्लॉक ऑफ द कोड, या आप ये कह लें कि इस पूरी बॉडी को डिवाइड किया हुआ है। इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर कैटेगरीज लिखा हुआ है और कैटेगरीज के अंदर ये हमने एक ब्लॉक बनाया हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर हमने फिर सेलेक्ट कैटेगरी वगैरह लिखा हुआ है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे पास एक ब्लॉक है। इसके बाद हमारे पास रीसेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर एक ब्लॉक मिलता है। तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये वाकई डिव है। उसके लिए राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो यू कैन सी देयर कि ये हमारे पास एक डिव के अंदर है। तो ये हमारे पास एक डिव है, यहाँ पर ये भी आपको एक डिव में मिलेगा, यहाँ पर फिर आपको ये ऊपर सर्च बार भी एक डिव में मिलेगा। अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो भी एक डिव के अंदर मिल रही है। इसके बाद हमारे पास जो रिसेंट पोस्ट है वो भी एक डिव के अंदर मिल रही है। अगर आप यहाँ पर ये देखें, पोस्ट हमारी जहाँ पे सर्च हो रही थी मेन बार में, जो मेन सेक्शन में, ये भी हमारे पास एक डिव सेक्शन है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ डिव्स को जो है वो डिव मीन्स कि आप ब्लॉक बना लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और उसके अंदर आप कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप टेबल बना सकते हैं, उसमें आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसमें आप हेडिंग लिख सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट कोड्स के कम्बिनेशन के साथ भी आप उसको बना सकते हैं। तो डिव का फिर हम देखते हैं कि डिव वैसे तो अगर आप HTML5 में बात करें तो पूरी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के हवाले से उसको डिवाइड किया गया है और उसके लिए टैग्स जो हैं वो अलहदा से मिल जाते हैं, वो हम अभी बात करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम डिव की बात करें। व्हाट इज़ डिव? डिव इज़ अ कंटेनर, जस्ट लाइक अ कंटेनर, लाइक अ ब्लॉक। मैं यहाँ पर डिव के लिए डिव लिखता हूँ, जो कि डिवाइड कर देता है आपकी बॉडी को, सेक्टर्स को, आपकी वेबसाइट के कुछ हिस्सों में। तो अगर मैं यहाँ पर डिव के अंदर कुछ स्टाइल लगाऊँ तो स्टाइल के अंदर मैं लिखूँ ये हमारे पास स्टाइल है, और इसका बैकग्राउंड अगर मैं कलर रखूँ, यहाँ पर रेड रख लेते हैं, ब्राउन रख लेते हैं, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी विड्थ रख देते हैं, हाइट रख देते हैं। इसका डायरेक्ट एट्रीब्यूट हमारे पास नहीं होता हाइट विड्थ, और हम इसे स्टाइल में देते हैं। तो ये मैं दे सकता हूँ 200 पिक्सल, और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि ये हमारे पास 200 पिक्सल हाइट के साथ एक डिव बन चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसी डिव को कॉपी करूँ और एक नया डिव नीचे बनाऊँ
आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास एक नया नीचे डिव है, लेकिन उसका मुझे कलर चेंज करना चाहिए और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम उसको पिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर मैं विड्थ रखूँ, यहाँ पर 50% या 40% विड्थ कर देता हूँ, और बाकी का जो 60% है वो हम एक नया डिव असाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट डिव्स बना सकते हैं। एक डिव के अंदर आप यहाँ पर 60% का एक डिव बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के बॉडी को डिव्स के साथ ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो लिखते हैं डिव के अंदर, जिसमें आप अपनी वेबसाइट को मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो डिव जो है हमारे पास बॉडी को मुख्तलिफ सेक्टर्स में क्या करने में हेल्प करता है, डिवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप इसमें स्टाइल भी जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हमें मिलता है इनलाइन। इनलाइन हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं HTML में जो इनलाइन कंसीडर होते हैं, वो भी हम काफ़ी सारे, ऐसे एंकर टैग था वो हम इनलाइन यूज़ करते थे, पैराग्राफ के अंदर हम जो है वो उसको लिखते थे, आपने देखा भी था और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद हम अभी आगे पढ़ेंगे इनपुट सेलेक्ट, ये जो फॉर्म में जब हम बात करेंगे अभी हम उसको देखने वाले हैं इस वीडियो के बाद। तो बहरहाल इन लाइन का मतलब ये होता है कि आपकी न्यू लाइन क्रिएट नहीं होती। अब यहाँ पर देखो, ये हमने डिव बनाया, जैसे एक सेकंड डिव बनाया तो उसने क्या किया, एक नई लाइन में उसको असाइन कर दिया। इसी तरह अगर मैं थर्ड डिव बनाऊँ तो आप देखेंगे कि वो एक हमारे पास नीचे आएगा बजाय इसके को आगे इसके सामने शिफ्ट हो। वो सामने शिफ्ट हो कैसे होता है वो तो खैर CSS में हम देखेंगे कि किस तरह से इसको असाइन करते हैं, अलाइन करते हैं। तो फिलहाल हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि ब्लॉक जो होता है वो जैसे जैसे आप ब्लॉक बनाते रहते हैं वो अपनी न्यूज़ लाइन के अंदर असाइन होता है, जबकि हमारे पास इन लाइन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर रहे हों या हेडिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं या वैसे आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो इन लाइन होगा, वो न्यू लाइन में नहीं आएगा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन लाइन। इन लाइन के लिए हम स्पैन का यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये हमने पहले नहीं डिस्कस किया। पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ रेंडमली कोई उठा लेते हैं, यही उठा लेते हैं कि ये पैराग्राफ का कोई अच्छा दिन चल रहा है आज और यहाँ पर हम आज की पूरी वीडियो में इसी पैराग्राफ को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के अंदर मुझे ना IP एड्रेस का कलर चेंज करना है और मैं इसको थोड़ा बोल्ड भी करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए लिखूँगा इन लाइन, एक एलिमेंट है स्पैन के नाम से, मैं उसको यूज़ करूँगा और इस IP एड्रेस को मैं यहाँ से Ctrl+X के साथ कट करके इन दोनों के दरमियान पेस्ट कर दूँगा। अब अभी तक तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे, क्योंकि हमने इसको में स्टाइल अप्लाई नहीं किया। तो स्टाइल अप्लाई करते हुए मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल कलर आप लोगों को चेंज करके दिखाता हूँ। कलर हम यहाँ पर रख लेते हैं ब्राउन, और अगर आप इसको रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये इन लाइन का मतलब ये हुआ कि पैराग्राफ के अंदर मुझे लाइन के अंदर रहते हुए अगर कोई भी एलिमेंट के ऊपर CSS अप्लाई करना है तो मैं उसके लिए स्पैन यूज़ करूँगा। और अगर मुझे डिफ जो है वो हमारे पास ब्लॉक्स हैं वो हमेशा हमारे पास न्यू लाइन में आते हैं। तो इन लाइन एलिमेंट्स में हमारे पास एंकर टैग था, एब्रीवेशन था। एब्रीवेशन हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि एब्रीवेशन जो है, इस वर्ड का एब्रीवेशन ऐसा नहीं था कि जैसे ही हम एब्रीवेशन टैग लगाएं तो वो न्यू लाइन में आ जाए। पैराग्राफ न्यू लाइन में नहीं आता था, ठीक है, तो वहीं से उसका एब्रीवेशन हमें शो हो जाता था। इसके बाद हमने स्मॉल का भी देखा था कि अगर हम टेक्स्ट को स्मॉल करते हैं, मैं अभी यहाँ पर दोबारा आपको ये चीज़ करके दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पर स्मॉल करते हैं तो स्मॉल का टैग यूज़ करते हैं। तो एड्रेस को अगर मैं यहाँ पर नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ऊपर स्पैन, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए, क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो हम ये चीज़ अभी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अब डिफरेंट जो है वो मेथड्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मेथड से ये न्यू लाइन इसलिए आई है क्योंकि आगे जगह नहीं थी। आप देख सकते हैं, अब देख लें कि आपके पास ये लाइन के अंदर ही इस्तेमाल हुआ है, इसने न्यू लाइन नहीं ली। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो डिव HTML के वो एज अ ब्लॉक हैं जो कि न्यू लाइन में असाइन होते हैं, और जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स इनलाइन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हमें शो होते हैं एक लाइन में। तो इस तरह से आप इसको ब्लॉक और इनलाइन के कंसेप्ट को देख सकते हो।
तो गाइस जो HTML में हमारे पास क्लासेस और आईडीज़ का कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप ये समझें कि क्लासेस और आईडीज़ जो हैं वो ये दोनों एज अ एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं जो कि हम डिफरेंट टैग्स में इस्तेमाल करते हैं, और इनका इस्तेमाल जो हमारे पास वेबसाइट में बहुत ज़्यादा है। तो इसके कंसेप्ट को आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा क्लासेस की। क्लासेस हमें किस तरह से बेनिफिट देता है। एक्चुअली हमें CSS के लिखे हुए कोड को मल्टीपल टाइम यूज़ करने में मदद देता है। इसके अलावा हम इसका कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में भी देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम चूँकि स्टाइल शीट को थोड़ा बहुत मैं आपको साथ साथ बताता रहा हूँ तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। तो इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ रियल। यहाँ पर हम देखते हैं क्लासेस के हवाले से। मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ। डिव आपने देखा था कि एक कोई भी ब्लॉक हो सकता है, और डिव के अंदर मैं दो चीज़ें ले लेता हूँ, यानी कि हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग 3, और इसमें मैं सिटी का नाम लिख देता हूँ। जैसे लाहौर है जी हमारे पास, और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। और इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से, यही पैराग्राफ आज चल रहा है जी आज की वीडियो में, तो यही हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। रिफ़्रेश करें, आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब इसी डिव पूरे को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं मल्टीपल डिव्स बना रहा हूँ, तो ये डिव यहाँ तक का जो हमारे पास टैग है इसको मैं नीचे पेस्ट 3 टाइम या 4 टाइम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास 4 डिव बन गए, ठीक है। तो अब क्लास का कंसेप्ट कैसे यूज़ करें। क्लास इज़ अ एट्रीब्यूट फॉर ईच टैग दैट कैन बी यूज्ड। तो हमारे पास यहाँ पे क्लास है। क्लास में हम एक इसका नेम रख लेते हैं, कोई भी नेम रख लें, जैसे डिव डिव रख लेते हैं। ये डिव नहीं रखते हम क्योंकि वो हमारे पास एक टैग है इस तरह से, तो ब्लॉक लिख लेते हैं, ब्लॉक डिव लिख लेते हैं, कोई भी आप रख लेते हैं इसका क्लास नेम। अब इस ब्लॉक को मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इसका CSS अप्लाई करता हूँ स्टाइल। आपको पता है स्टाइल टैग के अंदर हम CSS अप्लाई करते हैं। याद रखिएगा कि जब हम क्लासेस पर अपना CSS अप्लाई करें तो डॉट लिखने के बाद क्लास का नेम आता है, और आप ब्रैकेट्स को, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्रीन, या ग्रीन करना था, ये खैर बहुत ज़्यादा लाइट होगा, शो नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कर्सर लेके हैं तो आप इसको यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो बैकग्राउंड है, कलर अगर हम बात करें तो वो हम टेक्स्ट कलर होगा, वो हम वाइट रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर हम दे लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉक ऑफ कोड है या जो ये डिव हैं वो क्लियरली अपीयर होंगे। तो मैं 3 पिक्सल का एक ब्लॉक लेता हूँ और वो सॉलिड होगा, और सॉरी डॉलिड नहीं, सॉलिड होता है, सॉलिड होगा। तो उसका कलर जो होगा वो हमारे पास होगा ब्राउन होगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इसका थोड़ा सा डिज़ाइन है। इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। या मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर मैं पैडिंग दे देता हूँ। तो पैडिंग क्या होता है, ये आपको जैसे मैं अप्लाई करूँगा आपको थोड़ा सा समझ तो आ जाएगा। कि आप देखिएगा कि यहाँ पर ये लाहौर जो है, यहाँ से चारों तरफ से इसको पैडिंग मिल जाएगी, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है ये अंदर की तरफ थोड़ा सा दब जाएगा। रिफ़्रेश करते ही आप देखेंगे तो ये इसको और स्पेस मिल गई। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास एक डिज़ाइन। अच्छा, ये CSS कोड मैंने लिखा था इस ब्लॉक के लिए। अगर मैं इसी कोई दोबारा यूज़ करना चाहता हूँ, मैं ये सारा कोड दोबारा तो नहीं लिखूँगा, तो उसके लिए मैं सिंपल क्लास का कंसेप्ट यूज़ करूँगा। यही क्लास और यही क्लास का नेम मैं सेकंड डिव में लिख दूँगा, तो आप देखेंगे कि सेकंड भी इसी तरह से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और काम करता हूँ, मैं मार्जिन भी दे देता हूँ, क्योंकि मार्जिन देने से जो आउटर बाउंड्री है उसमें भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी 20 पिक्सल, तो वो भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखें, तो इस तरह से हमारे पास जो सेकंड ब्लॉक है उसको हमने क्लास दी, उसके ऊपर वही जो है वो CSS अप्लाई हो गया। थर्ड एंड फोर्थ के लिए भी हम वही CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है, मैंने क्लोजिंग टैब में दे दी है, ओपनिंग टैब में देना डेफिनेटली। तो ये हमारे पास हो गया जी चारों ब्लॉक्स। तो चारों ब्लॉक्स को आप इस तरह से जो है वो क्लासेस की मदद से आप एक ही CSS स्टाइल जो है वो मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट में अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास है ये टेक्स्ट जो है ये सारे सेम नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे पास ये पोस्ट हैं, ये इनका टेक्स्ट जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो सेम है।
तो हमें बहुत वेब पेज में बहुत जगह पर ये कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है क्लासेस का। इसके अलावा हम इसमें जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी बात हम जब जावास्क्रिप्ट को स्टडी करेंगे तो जावास्क्रिप्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम आईडी की बात करते हैं। आईडी भी एक एट्रीब्यूट की तरह है, या एट्रीब्यूट ही है जो कि स्पेसिफाई करता है अ यूनिक आईडी फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द HTML, यानी कि हर एलिमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। लेकिन हम इस कंसेप्ट से मल्टीपल इसको यूज़ नहीं कर सकते। HTML में जो टैग्स हैं वो सेम आईडी के साथ दो नहीं हो सकते, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। यही मैंने क्लास लिया था, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और क्लास की जगह पर मैं आईडी लिख देता हूँ। बस इतना काम हमने करना है। और इसका अब मैं ब्लॉक डिव जो है इसका मैं लिख देता हूँ जी, ब्लॉक आईडी लिख देता हूँ। चलें, ब्लॉक की आईडी है। अब इस ब्लॉक को अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर ये जो लास्ट वन है ये हमारे पास एक ब्लॉक है, और इसको हम आईडी के साथ जो है वो CSS अप्लाई करने वाले हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं कंट्रोल V लिखता हूँ, और याद रखिए कि जब आप आईडी को पॉइंट आउट करते हैं तो आप हैश टैग का यूज़ करते हैं, हैश, ठीक है, और हैश का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैं सारा कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि इस पर भी वही स्टाइल जो है वो कॉपी हो चुका है। लेकिन होता यह है कि हम इस आईडी को मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आपको बेशक यहाँ पर व्यू तो मिल जाएगा, लेकिन ये अगर हम प्रोग्रामिंग के लिए देखें तो कोड राइटिंग के अकॉर्डिंग ये रूल गलत है। आइडेंटिटी जो है वो हर एलिमेंट की जो है वो क्या होती है, यूनिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी आई फ्रेम। आई फ्रेम यूज़ होता है टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज, यानी कि अगर हमें एक वेब पेज के अंदर कोई दूसरी वेबसाइट का पेज हमें दिखाना है तो उसके लिए हम आई फ्रेम यूज़ करते हैं। आई फ्रेम है जो डायरेक्ट हाइट और विड्थ जैसे दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सेप्ट करता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। सबसे पहले आपने आई फ्रेम ही लिखना है, और आई फ्रेम के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सोर्स मांगेगा। सोर्स हम यहाँ पर इसी वेबसाइट का दे देते हैं a+ilm.com, और यहाँ पर मैं सोर्स पेस्ट कर देता हूँ और आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास a+ilm का ये एक ब्लॉक ऑफ द वेबसाइट हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग पहले मैं दे देता हूँ ये कंफर्म करने के लिए कि हमारे पास एक पेज है, दिस इज़ आई फ्रेम टैग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ आई फ्रेम टैग है, और इसके नीचे हमारे पास ये हमारा आई फ्रेम के अंदर जो है हमारे पास वो वेबसाइट शो हो रही है। तो ये इसमें होता ही है कि आई फ्रेम के अंदर हम डायरेक्ट जो है वो एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं हाइट और विड्थ के लिए। तो वो भी हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इसकी हाइट और विड्थ को किस तरह से असाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं विड्थ की। तो विड्थ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी 200 पिक्सल, और हाइट में दे देता हूँ जी 400 पिक्सल। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी देयर कि हमारे पास आई फ्रेम के अंदर इस तरह से हमारे पास वेबसाइट नज़र आएगी। यहाँ पर हमें थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ अच्छा दिखने के लिए। यहाँ पर दोबारा रिफ्रेश करते हैं और यू कैन सी कि हमारे पास जो 500 पिक्सल इसकी विड्थ है और 800 इसकी हाइट है। इस तरह से आप अपनी वेब पेज के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट के पेज को अगर आप लोड करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसका टाइटल भी यहाँ पर दे सकते हैं। डेफिनेटली ये टाइटल जैसे भी इसको एक्सेप्ट करेगा। टाइटल दिस इज़ आई फ्रेम, इस तरह से आप इसका टाइटल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जी हमारा आई फ्रेम टैग। अगर हम फाइल पाथ की बात करें, फाइल पाथ भी हमारे पास एज अ एट्रीब्यूट ही यूज़ होता है, और ये यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ फाइल। अगर आपने अपने वेब पेज के अंदर डिफरेंट फाइल्स को इंक्लूड करना है तो उनके पाथ्स को हम कैसे जो है वो यहाँ पर देखते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको इमेजेस के टैग से देता हूँ। ये हमारा वो फोल्डर है जिस पर हम अभी काम कर रहे थे। इसमें इमेजेस का एक फ़ोल्डर मैंने बनाया है, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनली वेब डेवलपमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी इमेजेस को एक प्रॉपर फोल्डर में रखते हैं। फिर इमेजेस के अंदर आप अपने जो है इमेजेस की कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं विद द डिफरेंट फोल्डर्स,
ठीक है। तो इसी तरह से CSS का फोल्डर, जावास्क्रिप्ट के लिए आप प्रॉपर जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि इजी टू एक्सेस हो, हर चीज़ को आप अलहदा से डिफाइन कर सकें। तो अगर मैं ये बात करूँ, मेरी फाइल पाथ इस डायरेक्टरी में या इस पाथ में पड़ी है और इसके अंदर एक इमेजेस है। इमेजेस के अंदर ये लोगो और YT के नाम से 2 मैंने इमेजेस रखी हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर एक सब फोल्डर बनाया हमने और इस इमेज को हमने रखा हुआ है। इसके बाद जहाँ पर हमारी HTML वेब पेज पड़ा हुआ है उसके बैक फोल्डर में अगर हम लेवल अप 1 लेवल अप की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास एक इमेजेस का फोल्डर और पड़ा हुआ है। तो ये मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास जो आपका HTML की फ़ाइल है, जिस लोकेशन पर HTML की फ़ाइल है, वो फाइल आपकी इमेजेस को इस फोल्डर से कैसे एक्सेस करेगी, इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर से कैसे एक्सेस करेगी। और अगर हम उस पेज के ये जो HTML का हमने पेज बनाया है फाइल पाथ के नाम से, डायरेक्टरी से एक लेवल अप फोल्डर को ओपन करते हैं तो इस इमेजेस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर हम इमेजेस की बात करते हैं, इमेज हमने दी, ठीक है, इमेज का टैग यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास सोर्स है। अब हमें सोर्स बताना है कि हमें किस सोर्स से हमें ये इमेज लेनी है। तो डेफिनेटली हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर इस पाथ में पड़ी है HTML फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो इस फोल्डर पे हमारे पास जो फाइल है इसके अंदर एक इमेज है और मैं ये लोगो जो है इसको यहाँ से उठाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये करना है कि मुझे इस फाइल से बाहर निकलना है। उसके बाद मैंने डॉट लगा दिया, इसके बाद मैंने फॉरवर्डिंग स्लैश लगानी है, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने लिखना है अपना फोल्डर नेम। अब हुआ यूं कि जैसे मैंने डॉट लगाया तो वो इस फाइल पास से यहाँ पर इस लोकेशन में आ गया, ठीक है। डॉट का मतलब है कि इस आपकी HTML फाइल से वो इस पेज पे आ गया या इस डायरेक्टरी पे आ गया है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास इमेजेस का फोल्डर है और इमेजेस के फोल्डर के अंदर हम लोगों को जो है वो यहाँ पर असाइन करने लगे हैं। तो यहाँ पर इमेजेस को हम ओपन करेंगे, इमेजेस का फोल्डर, फिर हमारे पास फॉरवर्डिंग स्लैश के साथ अगर आपके पास यहाँ पर 2 आपको मिल रहे हैं लोगो, अगर आप 2 लोगो लेना चाहते हैं या किसी और सब फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं तो हम फिलहाल इमेजेस से एक लोगो ले रहे हैं और इसकी विड्थ रख लेते हैं 300 पिक्सल और इसकी हाइट रख लेते हैं 200 पिक्सल। और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ हमारे ब्राउज़र में, देखते हैं कि क्या हमारे पास इमेज मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे पास हम इस पाथ से इस इमेज को अपने पेज पर लोड कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ से नहीं बल्कि अपने नेक्स्ट फोल्डर सब फोल्डर से इस लोगो को लोड करना है। तो उसके लिए आप इमेजेस का फॉरवर्डिंग स्लैश और इसके बाद सब फोल्डर फॉरवर्डिंग स्लैश और फाइल का नेम विद एक्सटेंशन, ये याद रखना है कि आपकी एक्सटेंशन टाइप जो भी होगी। अगर आपको यहाँ पर एक्सटेंशन टाइप देखना है तो प्रॉपर्टीज़ में जाके आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल जो है वो .jpg फाइल है। तो इस तरह से फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास अब जो इमेज लोड हो रही है यहाँ पर वो इस पाथ से हो रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर चेक करवाऊँ ये इमेज का पाथ तो आप देख सकते हैं कि इमेजेस के अंदर एक सब फोल्डर है और सब फोल्डर के अंदर एक logo.png के नाम से एक फ़ाइल है, वो यहाँ पर लोड हो रही है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ क्योंकि फ़ाइल का नेम सेम है इस वजह से, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आप देख सकते हैं कि इमेजेस के अंदर जो है फोल्डर्स में लोगों में ये हमारे पास फाइल पड़ी है। तो इस तरह से आप सब फोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हमें इस जहाँ पर ये फाइल हमारी मौजूद है अगर हमें उसी पाथ से इमेज लेनी है तो क्या करना है। तो मैं उसके लिए ये जो YT इमेज है ना इसको कॉपी करके इसी पाथ में रख लेता हूँ जहाँ पर हमारे पास फाइल पाथ HTML का जो है वो पेज, ये जो HTML डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है, ठीक है, जिसमें हम ये कोड लिख रहे हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल ये करना होता है कि आपको कोई भी डॉट या बैक स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं, फॉरवर्ड स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ उसका नेम लिखना है YT.png। तो आप देखेंगे कि वो हमारे पास यहाँ पर लोड हो जाएगी। ये लोड हो गई। अगर इसकी आप लोकेशन देखें तो आपको डायरेक्ट फाइल से जहाँ पर आपकी फ़ाइल है वहीं से इमेज लोड कर रहा है। इसके लिए हमें कोई पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फाइल का नेम और .png। अगर हमें जाना है इस फोल्डर से पीछे बैक में और बैक से फिर हमें ये इमेज के फोल्डर से एक इमेज लेनी है तो क्या करेंगे। देखिए उसका एक बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए सबसे पहले जो फर्स्ट डॉट होगा यहाँ पर, फर्स्ट डॉट जो होगा हमें इस फाइल से आउट करेगा और उस डायरेक्टरी में ले जाएगा जहाँ पर हमारे पास ये फाइल सेव है।
इसके बाद नेक्स्ट डॉट जब आप लगाएंगे तो वो हमारे पास उस फोल्डर से बैक आ जाएगा। अगर दूसरा जो हमारे पास देखिए यहाँ पर ये हमारे पास फाइल पाथ है, फर्स्ट जो है वो इस फाइल से आउट इस डायरेक्टरी में, और अगर आप बैक पे क्लिक करें तो हमारे पास वो यहाँ पर आ जाएगा डबल डॉट से। अब हमें यहाँ पर इमेजेस ठीक है, स्लैश के साथ इमेजेस, और इमेज के अंदर जो है वो हमारे पास इमेज पड़ी है लोगो के नाम से। अगर इसको मैं सर्च करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारे पास इमेज का जो फाइल चेंज हो चुका है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप इस डायरेक्टरी से भी एक डायरेक्टरी पीछे या एक लोकेशन पीछे जाना चाहते हैं या एक लेवल और ऊपर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ट्रिपल डॉट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि हमें जो इस फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर मैंने बनाया हुआ है उस फोल्डर से इमेज लेनी है, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका था हमारे पास फाइल पाथ्स के कंसेप्ट को समझने का। एक एग्जांपल में हमने देखा कि हम किस तरह से अपनी डिफरेंट फाइल्स को, फाइल पाथ हम वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं, इमेजेस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम स्टाइल शीट्स जो हैं, अपना CSS का कोड जो है वो हम एक अलहदा फाइल में लिखते हैं और फिर उसको यहाँ पर लिंक करवाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पर लिंक करवाते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं फॉर्म एलिमेंट्स के ऊपर। देखिए फॉर्म जो है वो वेब पेजेस में या वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप कोई भी न्यू अकाउंट बना रहे हैं किसी वेबसाइट पर, आपने देखा होगा आपको एक प्रॉपर फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि किसी भी अकाउंट में लॉगिन करें या साइन इन करें, उसके लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर आप किसी जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें तो वहाँ पर भी आपको एक फॉर्म में डाटा मिलता है, जिसमें आपको फॉर्म में डाटा इंसर्ट करके उसको सबमिट करना होता है। तो इस तरह का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाऊँ तो गूगल का अकाउंट डेफिनेटली आपने बनाया होगा, तो उसमें गूगल में आपने एक फॉर्म फिल किया था। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपने कोई भी यूनिक नेम एड्रेस और पासवर्ड यहाँ से सिलेक्ट किया और नेक्स्ट किया तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट होता है। तो ये हमारे पास एक फॉर्म है। ठीक है, इस फॉर्म अगर आप देखना चाहें कोड में HTML में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास ऊपर एक फॉर्म के टैग के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे। ये एक फॉर्म का टैग है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आज ये देखेंगे कि फॉर्म्स को किस तरह से हम अपने वेब पेजेस में बना सकते हैं। उसमें कुछ एलिमेंट्स का यूज़ होता है, हम उन एलिमेंट्स का यूज़ देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म के अंदर जो है ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक लेबल्ड एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट, सेलेक्ट एलिमेंट, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, बटन एलिमेंट और फील्ड सेट एलिमेंट। इसके अलावा कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स का और भी यूज़ हो सकता है, लेकिन दीज एलिमेंट्स आर इनफ अगर आप कोई भी फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो फॉर्म के लिए आप फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे और फॉर्म का टैग यहाँ से ओपन होगा और मैं इसको एंड पर क्लोज। हम सबसे पहले हम इन दो एलिमेंट्स को एक साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं लेबल की बात करता हूँ। तो यहाँ पर लेबल जैसे ही हमने टैग बनाया तो यहाँ पर फॉर का एट्रीब्यूट है। अब ये लेबल क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। यहाँ पर अगर फर्स्ट नेम कॉलन डालता हूँ, अगर आप इसको रिफ्रेश करके अपने ब्राउज़र में देखें तो आपको फर्स्ट नेम इस तरह से नज़र आ रहा है। इसके बाद मैं एक इनपुट एलिमेंट यूज़ करता हूँ या इनपुट टैग यूज़ करता हूँ और उसके अंदर मैं कोई भी टैक्स लिख लेता हूँ लाइक दिस। तो हमारे पास ये टाइप टैक्स है। अगर आप टाइप चाहें तो वो चेक बॉक्स भी बना सकते हैं और रेडियो भी बना सकते हैं। बहरहाल वो हम नीचे देखने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट टाइप का एक इनपुट बॉक्स है। अब ये जो लेबल फील्ड है ये हमारे पास ये बताता है कि आप जो इनपुट ले रहे हैं उसके साथ इसको कंबाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ अभी हम जब टाइप चेंज करेंगे तो आप वहाँ पर भी देखेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट नेम जो है वो फॉर का मतलब है किस लिए आप यहाँ पे फर्स्ट नेम ले रहे हैं, वो कौन सा इनपुट है जो इस फर्स्ट नेम के अंदर आएगा। तो वो उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर इस इनपुट की एक ID देते हैं, आइडेंटिफिकेशन देते हैं FN के नाम से, और हम ये फॉर लेबल में FN लिख देते हैं। इसका ये मतलब है कि इनपुट टाइप का एक बॉक्स है, उसके वो अपने अंदर टेक्स्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगा, टाइप टेक्स्ट है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो यूनिक है FN के नाम से। और ये जो लेबल फर्स्ट नेम बनाया गया है ये FN के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये FN लेबल जो है वो हमारे पास इस बॉक्स के लिए है। तो इस तरह से हम फर्स्ट नेम और यहाँ पर एक और बना लेते हैं जी लास्ट नेम के नाम से, लास्ट नेम। ठीक है, और इसके लिए मैं यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन ID जो है वो चेंज कर दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमारे पास फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। यहाँ पर हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो आप
ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। BR का हम यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक, और अगर आप मार्जिन वगैरह देना चाहते हैं तो वो हम CSS में देखेंगे। सेलेक्ट की बात करते हैं। सम टाइम हमारे पास एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। लाइक एज अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट का एक एलिमेंट बनाता हूँ या सिलेक्ट का टैग यूज़ करता हूँ, सिलेक्ट का नेम और आईडी की अभी हम बात नहीं कर रहे। सिलेक्ट के अंदर मैं 2 या 3 ऑप्शंस बना लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन का भी एक टैग होगा जो कि सिलेक्ट के अंदर होगा, और इसके लिए मैं ऑप्शंस बना सकता हूँ। लाइक मैं सबसे पहले ऊपर यहाँ पर एक बनाता हूँ, लेबल करता हूँ। इसको लेबल तो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। लेबल हमारे पास ये है कि चूज़ टी टाइप, ठीक है, या हमारे पास टी टाइप ही कर लेते हैं। आज के दिन में हमारे पास इस वीडियो में सिर्फ टी को डिस्कस कर रहे हैं, तो टी टाइप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ऑप्शन है। सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। मैं इस ऑप्शन को एक दफ़ा टैग को कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार ना हमें लिखना पड़े, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ग्रीन टी होगा हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास होगा जी ब्लैक टी, और यहाँ पर हमारे पास कोई और टी जो कि हम ले सकते हैं, चॉकलेट टी भी ले सकते हैं। चलें वैसे ही मैं टी लिख देता हूँ, डेट्स इट, C_T, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको यहाँ पर ये इस तरह से मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइन ब्रेक करते हैं ताकि हमारे पास जो ये नीचे आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास ये चूज़ टाइप जो है, चूज़ टी टाइप का मतलब है कि हम इसको लेबल कर रहे हैं, लेकिन फॉर किसके लिए कर रहे हैं हमने अभी तक ये नहीं बताया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी, एक नेम है सेक्शन का, और ये किस लिए है, ये टी के लिए है। तो ये लेबल जो है वो टी के लिए यूज़ होगा। इसके बाद आप इसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, देखिए टेक्स्ट एरिया जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, और हम यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं। लाइक जैसा कि आज हम A+ इलम से ही पैराग्राफ्स ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई पैराग्राफ, चलें ये पड़ा हुआ यही ले लेते हैं, ठीक है। और इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पर ला के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यू कैन सी कि हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया है, ये टेक्स्ट है, हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एरिया के आप साइज़ को अगर आप देखें तो रोज़ जो है हमारे पास, ये विजिबिलिटी है ऑफ द लाइंस इन द टेक्स्ट एरिया। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 कर दूँ तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 लाइंस की विजिबिलिटी होगी। अगर आप 2 से ज़्यादा लाइंस को लिखते हैं तो आपको फिर स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 5 कर देते हैं तो 5 लाइंस जो हैं वो आपको यहाँ पर अपीयर हो जाएंगी, बाकी लाइंस जो आपको इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके अगर हम कॉल्स की बात करें तो ये एट्रीब्यूट हमारे पास यूज़ होता है विड्थ के लिए, टेक्स्ट के विड्थ के लिए। अगर मैं 10 विड्थ कर दूं तो आप देखेंगे कि इसकी विड्थ कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम टेक्स्ट एरिया का भी कंसेप्ट यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। और टेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस वगैरह है, या कोई भी आप कमेंट चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आप इस तरह से बना सकते हैं। कमेंट्स में आप जो है इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यूज़र इसको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बटन्स आता है। देखिए बटन्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यू नो। सो बटन सिंपली आप बटन लिखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं लाइन ब्रेक करता हूँ यहाँ पर, फिर बटन हमारा आगे मूव कर जाएगा। वरना अब बटन में मैं कोई एक फंक्शनैलिटी यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर हम टाइप ले लेते हैं। टाइप में हमारे पास ना मेन्यू आता है, सबमिशन का बटन होता है, रीसेट का बटन होता है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और फॉर्म को दोबारा रीसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रीसेट बटन यूज़ कर सकते हैं। मेन्यू के लिए हम बटन मेन्यू यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं जस्ट बटन की बात करूँगा। ये चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रोजेक्ट में तब ज़्यादा क्लियर होंगी। तो ये बटन है, और बटन पे मैं कोई एक फंक्शन ऑन क्लिक जो है वो कॉल कर लेता हूँ। ऑन क्लिक ये कोई काम करेगा जी। ऑन क्लिक में कोई चलें अलर्ट ही शो करवा लेते हैं, अलर्ट, ठीक है। ये हमें एक अलर्ट दिखाएगा। अलर्ट में हमारे पास कोई स्ट्रिंग पास कर देते हैं, लाइक दिस इज़ अलर्ट। तो यहाँ पर दिस इज़ अलर्ट, ठीक है, ये अलर्ट शो करवाएगा। और बटन के अंदर हम लिख देते हैं बटन, और ये हमारे पास एक बटन है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी देयर इज़ अ बटन, और बटन पे क्लिक करने से हमारे पास ये एक अलर्ट शो हो रहा है ऊपर। तो इस तरह से हम बटन्स का यूज़ करते हैं। ऑन क्लिक में हम कोई फंक्शन कॉल करेंगे जो हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे,
इसके बाद हमारे पास फील्ड सेट होता है। फील्ड सेट की एग्जांपल अभी आपने वैसे गूगल का जब हम फॉर्म देख रहे थे वहाँ पर आपने देखी थी। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ब्रेक करता हूँ जल्दी से और आपको फील्ड सेट की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए फील्ड सेट का मैंने एक टैग ओपन किया, क्लोज किया। इसके बाद हमारे पास आता है जी लेजेंड, ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं जी फर्स्ट नेम, योर नेम, चलें योर नेम लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी जब आपको प्रीव्यू होगा तो ये इसका किस तरह से हम इसको शो करवा रहे हैं वो आपको सारा समझ आ जाएगा। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ ना, फर्स्ट नेम, लेबल, लास्ट नेम, तो ये मैं यहाँ से उठाकर इनसाइड दिस पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी ये हमें इसके अंदर, ठीक है, सही है, फील्ड के अंदर ही सही है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब इस कंसेप्ट को ज़रा समझिएगा। तो ये फील्ड जो है ना, फील्ड हमारे पास, ये फील्ड एक्चुअली रिलेटेड ग्रुप डाटा जो होता है ना इन द फॉर्म, उसको शो करवाने के लिए यूज़ होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, योर डिटेल, अबाउट यू लिख देते हैं, अबाउट यू, ठीक है। अब देखते हैं इसको। ये देखिए अबाउट यू का मतलब है कि हमारे पास जो फील्ड सेट है वो उसमें हमने लेबल कर दिया कि अबाउट यू के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक और फील्ड सेट बनाऊँ लाइक ऐसे, और उसमें मैं ये लिख दूँ कि अबाउट यू की बजाय योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस्ड, और इसमें हम लिख देते हैं जी जॉब एक्सपीरियंस और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन विद बिजनेस एक्सपीरियंस, या जो भी आप लिखना चाहें बहरहाल। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि फॉर्म के अंदर हम डाटा यूज़र से ले रहे होते हैं, तो इनपुट टाइप्स का यहाँ पर हम ये मतलब है, या इस टैग को हम इसलिए यूज़ करते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स को, कि ये समझने के लिए कि हम डाटा यूज़र से किस फॉर्म्स में ले सकते हैं या कितनी टाइप्स में हम डाटा यूज़र से इन द फॉर्म एलिमेंट ले सकते हैं। तो वो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं इनपुट की। सबसे पहले मैं लेबल करता हूँ, और लेबल करता हूँ फॉर फर्स्ट नेम, F1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। और इसके बाद हम एक लाइन ब्रेक करते हैं BR के नाम से। अब BR टैग के साथ इसको हम कहते हैं जी, यहाँ से ये हो गया। इसके बाद हमारे पास लाइन ब्रेक होगी। अब मैं यहाँ पर इनपुट लूँगा। इनपुट हमारे पास जो है वो टेक्स्ट टाइप है, और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं ये इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, इनफ है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर एक लाइन ब्रेक करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पासवर्ड। यहाँ पर आईडी हमें रखनी थी, आईडी हमें रखना है FN, ये बताने के लिए कि ये हमारे पास लेबल किस लिए हुआ है, ठीक है। इसके बाद लेबल फॉर है पासवर्ड, PASS लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं आईडी देते हैं जिसकी पासवर्ड PASS, बस इतने काफ़ी है। और नेम हम यहाँ पर लिख देते हैं PASSORD, ठीक है। पासवर्ड, इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास इस तरह से आ गया। लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइप जो है वो फॉर पासवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर अगर टाइप में पासवर्ड लिख दें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास पासवर्ड होगी, और हमें पता है कि पासवर्ड हमें शो नहीं होता। इसको अगर हमें शो करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं, इंस्पेक्ट में जाएं, यहाँ पर टाइप देख सकते हैं पासवर्ड है। अगर मैं यहाँ से टाइप चेंज कर दूँ तो वो जो पासवर्ड है वो शो होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि टाइप जो है वो हमारे पास क्या है, जब इनपुट ले रहे हैं तो उस टाइम में हमें पासवर्ड को डॉट्स में दिखाना होता है, ठीक है। पासवर्ड टाइप ये हो गया। ये हमारे पास था जी इनपुट टेक्स्ट टाइप में हम फर्स्ट नेम ले रहे हैं, पासवर्ड टाइप में हम पासवर्ड ले रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं रीसेट बटन। अगर हमें फॉर्म में पूरे फॉर्म को रीसेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल, हम यहाँ पर लाइन ब्रेक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रीसेट, ठीक है। इनपुट टाइप जो है वो रीसेट रखेंगे, इनपुट टाइप लिखेंगे रीसेट, ठीक है। तो जैसे ये रीसेट हमारे पास एक बटन होगा, और यहाँ पर, ठीक है भाई, यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम लाइक दिस और पासवर्ड। अगर मुझे ये नहीं लिखना है, एक बहुत बड़ा फॉर्म है और हम फिल कर रहे हैं और अचानक से हमें उसको रीसेट करना है, तो उसके दो मेथड होते हैं। या तो आप पूरा पेज रिफ्रेश करें, तो उससे आपको फिर वेट करना पड़ता है। तो सिंपल आप रीसेट पर क्लिक करते हैं तो आपका ये सारा फॉर्म जो है वो रीसेट हो जाता है।
ठीक है, अपनी पहली स्टेट में वापस आ जाता है। तो इस तरह से आप सिंपल इनपुट टाइप अगर आप रीसेट लेते हैं तो आपका पूरा फॉर्म जो है वो रीसेट कर देगा। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियो बटन। समटाइम हमें ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। लाइक अगर हम जेंडर्स की बात करें तो मेल, फीमेल एंड अदर्स आ जाता है इसमें। तो उसको हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर लाइन ब्रेक करते हैं जल्दी से, ठीक है। और ये मैं इनपुट जो है ना यहीं से ले लेता हूँ, क्योंकि हमें ये बार बार लिखना पड़ रहा है। तो ये मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम जो है हमारे पास जो है, फर्स्ट नेम की जगह पर मैं कर देता हूँ मेल, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ फीमेल, मेल एंड फीमेल। लेकिन इन अब करना है क्या, एक्चुअली हमें करना ये है कि हमें इनकी टाइप को चेंज कर देना है। जो इनपुट टाइप है वो रेडियो होगा, रेडियो, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास इस तरह से शो होगा। अगर आप मेल पे सेलेक्ट करेंगे तो मेल, अगर आप फीमेल पे करेंगे तो फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा। और हम इसको सबमिट बटन के साथ सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आप सबमिट का बटन बनाएंगे, इनपुट जो है ब्रेक, लाइन ब्रेक करेंगे और लिखेंगे सबमिट, पर इनपुट टाइप जो है वो सबमिट लिख देंगे। अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर आप सबमिट का पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। अब आपके पास ये जो लाइन ब्रेक हुई है मेल के बाद, ये हमने लाइन ब्रेक का की है, इसलिए यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। आप इस तरह से भी शो करवा सकते हैं। और अगर आप इसको चाहें तो अपनी लेबल सेक्शन को कंट्रोल एक्स करके इनपुट के नीचे, और इस लेबल सेक्शन को कंट्रोल एक्स करके लेबल के नीचे ले आते हैं, तो हम इसको इस तरह से भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से इसको HTML में लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास आता है जी, हमारे पास रेडियो बटन, जिसमें हम दो मल्टीपल बटन्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप चेक बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर मैं टाइप यहीं पे चेंज कर दूँ, चेक बॉक्स लिख दूँ, चेक बॉक्स, ठीक है। और इसी टाइप को मैं कॉपी करके यहाँ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से चेक बॉक्स आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है जी डेट फील्ड आता है। इसमें हम डेट को सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें फिर वही ये तीनों लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं टाइप जो है वो डेट फील्ड जो है वो कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेट फील्ड नहीं, डेट कर देते हैं सिंपल, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ यू कैन सी देयर, यहाँ पर लाइन ब्रेक करना चाहिए था, BR। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये हम इस तरह से मुख्तलिफ डेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें अपना फेवरेट कलर सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी हम इनपुट को यूज़ करेंगे, इनपुट टैग विद जस्ट, यहाँ पर मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे फीमेल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर सेलेक्ट योर डेट, ठीक है। कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल V करता हूँ, इसको थोड़ा सा प्रॉपर बना लेते हैं, डेट, सेलेक्ट डेट, ठीक है, इस तरह से। और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो सेलेक्ट डेट हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ कलर की, तो यहाँ पर फिर लाइन ब्रेक करते हैं और हम ये लाइन 2 टाइम ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप जो है हमारे पास इनपुट, वो मैं कलर ले रहा हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पर कलर जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास कलर है वो कौन सा है, ये नहीं, हम यहाँ पर लेना था एक्चुअली। बाय डिफ़ॉल्ट हम कलर जो है वो उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी F, ठीक है। और ये हमारे पास वाइट कलर है, ठीक है, सॉरी ज़्यादा हो गया। चलें जी, ये हमारे पास ब्लैक कलर है। और इस तरह से आप कलर जो है वो सिलेक्ट करके सबमिट बटन के साथ सबमिट करवा सकते हैं। सबमिट बटन को इससे किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से हम कोई भी बटन लेकर उसको सबमिट कर सकते हैं अपने फेवरेट कलर को। नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइल अपलोड, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे पास जो डेट है वो डेट हम टाइप यहाँ पर डेट ले रहे थे, यहाँ पे सिलेक्ट कलर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम कलर कर रहे हैं, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया था, ठीक है। ये डेट है, डेट में हम जब मंथ फील्ड भी बना सकते हैं कि हमें जस्ट मंथ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे तो आपके पास ईयर जो है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा और आप मैनुअली यहाँ से मंथ भी कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे फ़ाइल अपलोड की। हमें फ़ाइल अपलोड के फील्ड्स को भी आपने देखा होगा, जो इसका भी यूज़ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूज़र से हम फ़ाइल अपलोड करवाते हैं, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं।
यहाँ पर लाइन ब्रेक्स कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सिलेक्ट फाइल, तो यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट करवाएंगे और टाइप यहाँ पर हम जस्ट लिखेंगे फ़ाइल, ठीक है, और इसको रिफ़्रेश कर देंगे। यू कैन सी सिलेक्ट अ फाइल, चूज़ अ फाइल, तो हम अपने पीसी से कोई भी फाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम एक फील्ड बना सकते हैं अपने फाइल को सिलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द पीसी। इसके बाद हमारे पास ईमेल फील्ड होता है। ईमेल फील्ड में हमारे पास आपने देखा होगा कि अगर ईमेल एड्रेस हम गलत लिखें या @ email टाइप ना लिखें तो हमारे पास वो एक एरर शो करता है। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक एरर शो होगा कि आपके पास ईमेल का टाइप जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं कुछ लाइन ब्रेक्स कर लेता हूँ। 2 लाइन ब्रेक्स के बाद मैं यहाँ पर ये सारा इतना कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं जी एंटर योर ईमेल एड्रेस। ईमेल लिखने के बाद कॉलन, ठीक है, इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास इंटर योर ईमेल है। अब चूज़ फाइल टाइप हमारे पास क्या होगी, ईमेल होगी, सॉरी, ठीक है। ईमेल हम लिखेंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे। आप आईडी को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा काइंडली, इसमें हम आईडी जो है वो अपनी ईमेल रखेंगे और फॉर ईमेल ये हम बात कर चुके हैं। तो इसमें हम कलर वैल्यू कोई नहीं दे रहे, यहाँ पे कलर कुछ नहीं है, और इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ये मैंने ईमेल लिखा तो सबमिट करूँगा, तो यहाँ पर प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। आप जानते हैं कि ईमेल एड्रेस में @ जो है मस्ट होता है। अगर मैं लिखूँ ABCD @ddf.com, तो ये हमारे पास अब कोई भी एरर हमें शो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ईमेल का स्पेसिफिक फील्ड बना सकते हैं जिसमें आप अपने यूज़र्स को फोर्स कर सकते हैं कि वो ईमेल ही यहाँ पर टाइप करें। इसके बाद हमारे पास नंबर फील्ड मिलता है। नंबर फील्ड में हम कोई भी नंबर जो है वो सिलेक्ट करवाते हैं इन द फील्ड, एक लिमिट के अंदर रहते हुए। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट अ नंबर या क्वांटिटी, ठीक है। बहरहाल हम इसकी लेबलिंग को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, और टाइप हम जस्ट यहाँ पर लिखेंगे नंबर के अंदर आप इसको मैक्स लिमिट और मिनिमम लिमिट दे सकते हैं। तो मिनिमम लिमिट मैं यहाँ पर दे देता हूँ 4 है, और मैक्सिमम जो लिमिट है हमारे पास वो 20 है। तो अगर आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पर आपको ये हमारे पास एक नंबर फील्ड मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं विद वैल्यू, और इसमें अगर आप देखें तो 5 4 6 7 8 9 10, और ये 20 से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दूँ तो वो हमारे पास होगी वैल्यू हमारे पास 5 और रिफ़्रेश। बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी वैल्यू इसको असाइन कर सकते हैं। अगर यूज़र जो है इसको सबमिट करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 5 सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ फील्ड्स को हम अपनी वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं, जिसमें हम नंबर्स जो है क्वांटिटीज़ को जो सेलेक्ट करवाते हैं। अगर आप शॉपिंग की बात करें तो यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमें इस तरह के फील्ड्स की ज़रूरत होती है। तो गाइज़ इसी के साथ हम आज HTML की जो ट्रेनिंग है इसको हम दी एंड कर रहे हैं। सो गाइज ये थी वीडियो अबाउट द HTML। आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट HTML को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम CSS को कंप्लीट कवर करेंगे, और इसके साथ साथ जैसे ही हमारा CSS कंप्लीट होता है तो HTML और CSS के यूज से हम जो है वो पेजेस को डिजाइन करना सीखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। सो इस सीरीज को आप सीक्वेंशियली फॉलो करते रहें। अगर आपको वीडियोस चाहिए इस सीरीज से रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी सीरीज को लिस्ट आउट किया हुआ है। आई होप इस सीरीज को आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं फ्यूचर में। जो भी चीजें हम आगे सीखने वाले हैं उन सभी को प्रैक्टिकली रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर इंप्लीमेंट जरूर करेंगे, ताकि आपको एक्चुअल में आइडिया हो कि हम जब बेसिक लर्निंग के बाद प्रोग्रामिंग की हम उसको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।